Hi friends, welcome to the next session of chapter number 8, which is friends tax invoice, credit debit note, e-waybill and e-invoicing friends. Okay, इस चैप्टर में हम 4 सेक्शंस को रिफर करने वाले हैं। बोलो फर्स्ट सेक्शन कौन सी होगी? बोलो बेटा हमारे वहां पे इट वुड बी सेक्शन 31, देन इट वुड बी सेक्शन 32, देन इट वुड बी सेक्शन 33 एंड लास्ट सेक्शन कौन सी होने जा रही है? इट इज फ्रेंड्स सेक्शन 34। इसमें से दो सेक्शन इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वुड बी सेक्शन 31 एंड नेक्स्ट इट वुड बी सेक्शन 34 फ्रेंड्स। ओके, जिसमें हमने सेक्शन 31 का डिस्कशन शुरू कर दिया है फ्रेंड्स। चलो याद करो सेक्शन 31 कितने अलग अलग सब सेक्शंस हमारे पास अवेलेबल है? तो फ्रेंड्स हमारे पास इन टोटल 7 सब सेक्शंस हमारे वहां पे अवेलेबल है इन रिलेशन टू सेक्शन 31। बट ये हमने शुरू किया था, उसके पहले कुछ बेसिक बातें, कुछ बेसिक पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। याद करो बेटा, व्हाट वाज फर्स्ट पॉइंट? याद करो, हमने हमारे वहां पे जो भी पर्सन इनवॉइस इश्यू करेगा, यहां पे ध्यान देना बेटा, उसका वो कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो करेगा? ना 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 ना, इनवॉइस का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। चलो शुरू हो जाओ, बोलो इनवॉइस का कोई फॉर्मेट है? ना 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 ना, इनवॉइस का कोई फॉर्मेट नहीं है। हाँ, बट उसमें कंटेंट्स क्या क्या होने चाहिए? क्या उसका लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है? एब्सोल्युटली यस, रूल नंबर 46 में उसका लिस्ट डेफिनेटली हमारे पास अवेलेबल है फ्रेंड्स। याद करो नंबर 2, हम जो इनवॉइस इश्यू करेंगे बेटा, वो इलेक्ट्रॉनिकली होगा कि मैन्युअली होगा? कुछ भी, उससे हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैं रिपीट करूंगा, हमारा जो इनवॉइस होगा वो इलेक्ट्रॉनिकली होगा कि मैन्युअली होगा? कुछ भी, उससे हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है। पॉइंट नंबर 3, हमारे वहां पे इनवॉइस इशू करेगा तो कौन? हमारे वहां पे इनवॉइस इशू करेगा तो वो करेगा कौन? तो हमारे वहां पे फ्रेंड्स याद करो, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। याद आया बेटा? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा होगा वो हमारे वहां पे टैक्स इनवॉइस इशू करने वाला है फ्रेंड्स। बोलो क्लियर, एकदम मजबूत। तो डाउट ऐसा आएगा कि रजिस्टर्ड पर्सन एग्जाम सप्लाई करेगा तो अभी तुमको पता चल चुका है वो इशू करने वाला है। बोलो क्या? बिल ऑफ सप्लाई। एक ऐसा दूसरा डाउट आता है कि हमारे वहां पे एक रजिस्टर्ड पर्सन है, एक दूसरा कौन होगा? बोलो बेटा हमारे वहां पे टैक्सेबल पर्सन। तो रजिस्टर्ड पर्सन कौन एंड टैक्सेबल पर्सन कौन? याद करो, रजिस्टर्ड पर्सन कौन? तो पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 but excluding person having what? Unique आइडेंटिफिकेशन नंबर। मैं रिपीट करना चाहूंगा, हमारा पे रजिस्टर्ड पर्सन कौन? तो पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 बट एक्सक्लूडिंग पर्सन हैविंग व्हाट? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो फ्रेंड्स हमारा पे टैक्सेबल पर्सन कौन? तो हमारा पे टैक्सेबल पर्सन होगा पर्सन रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24। याद आवे बेटा? तो वाइडर टर्म कौन सा हुआ? रजिस्टर्ड के टैक्सेबल। चलो फटाफट चैट बॉक्स में मुझे बताओ, चैट बॉक्स में मुझे बताओ वाइड टर्म कौन सा हुआ? टैक्सेबल के रजिस्टर्ड। चलो फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बताओ। बोलो बेटा वाइड टर्म कौन सा हुआ? टैक्सेबल के रजिस्टर्ड। चलो फटाफट मुझे बताओ, बोलो बोलो बोलो, टैक्सेबल के रजिस्टर्ड। आंसर इज टैक्सेबल, बिकॉज वो दो लोगों को इंक्लूड करेगा, एक जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो, दूसरे जो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है वो। क्लियर? डन। दो सेक्शन का रेफरेंस आया 22 24। बोलो व्हाट इज 22? चैट बॉक्स में बताओ। चलो व्हाट इज 22? फटाफट चैट बॉक्स में बताओ। 22 चैट बॉक्स में बताओ। 22 थ्रेशोल्ड लिमिट। बोलो कितनी थ्रेशोल्ड लिमिट हमारे पास अवेलेबल है? 3। कभी कभी 10 लाख, कभी कभी 20 लाख, कभी कभी 40 लाख। चलो 4 स्टेट्स, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। बोलो लिमिट कितनी होगी? 10 लाख। बाद में आएंगे 6 स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, बाद में मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, तेलंगाना। अरे सॉरी पौंडीचेरी, बाद हाँ परफेक्ट है, बाद में तेलंगाना। बोलो लिमिट कितनी एप्लीकेबल होगी? गुड्स का सप्लाई हो, सर्विस का सप्लाई हो, एप्लीकेबल लिमिट वुड बी 2020 लाख फ्रेंड्स। बाकी कोई भी सप्लाई आपका, बाकी कोई भी लेटेस्ट स्टेट आपका होगा तो उसमें खाली गुड्स का सप्लाई करेंगे तो 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होगी। खाली सर्विस का सप्लाई करेंगे तो 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होगी। गुड्स प्लस सर्विस का मिक्सर सप्लाई करेंगे तो 20 लाख की लिमिट हमको एप्लीकेबल होने जा रही है फ्रेंड्स। बोलो क्लियर, एकदम मजबूत। डन। चलो फ्रेंड्स, तो दो सेक्शन 22 24, 22 is threshold limit, 24 would be what? It would be compulsory registration and 25 क्या होगा बेटा? It would be procedure for obtaining what? Registration। क्लियर? तो ये बेसिक पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। बाद में हमने डिस्कशन शुरू किया था सेक्शन 31 का, जिसके अलग अलग 7 सबसेक्शंस हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें से सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 7 गुड्स के केस में इनवॉइस इश्यू करने की टाइम लिमिट क्या होगी उसके बारे में डिटेलिंग होगा। सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 6 सर्विस के केस में इनवॉइस इश्यू कब करने का उसकी कुछ टाइम लिमिट होगी। एंड लास्ट आएगा हमारे पास सबसेक्शन 3, जिसमें अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के नाम हमने रिफर किए बेटा। बोलो क्लियर? एक बार फटाफट इसको रिकैप करके लाइफ में धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। याद करो 31 गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, याद आ रहा है बेटा आपको? चलो 1 2 3 गो। 31 गुड्स। आंसर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। आंसर आएगा बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, बट इफ सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। बोलो क्लियर? नेक्स्ट आएगा 31 सर्विसेज। अरे 31 सर्विसेज मैं इन्वॉइस इश्यू कर सकता हूं आइदर बिफोर और आफ्टर। बोलो बिफोर कब? कभी भी। बिफोर कब? कभी भी। आफ्टर होगा तो जनरली मुझे क्या फॉलो करना पड़ेगा बेटा? 30 डेज एंड 4 सिचुएशन में मुझे फॉलो करने पड़ेंगे 45 नंबर ऑफ डेज। 4 सिचुएशन कौन सी? इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी। तो ये 4 सिचुएशन में जो नंबर ऑफ डेज में फॉलो करूंगा वो नंबर ऑफ डेज कितने होंगे? बोलो 45। बोलो क्लियर, एकदम मजबूत। ये बिफोर आफ्टर, तो किसके बिफोर आफ्टर? इट इज कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज।
क्लियर, डन। चलो नेक्स्ट आएगा बेटा हमारे वहां पे इट इज सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज सॉरी सेक्शन 31 सबसेक्शन 3। उसके कितने अलग अलग क्लॉज हमारे पास अवेलेबल है? 7 अलग अलग क्लॉज हमारे पास अवेलेबल है फ्रेंड्स। याद करो क्लॉज ए वाज व्हाट? आरटीआई, मीनिंग देयर इट इज व्हाट? रिवाइज टैक्स इनवॉइस। जरा याद करो, एक दिन आप हो जाते हो हमारे वहां पे लायबल फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसके विद इन 30 डेज आपको फ्रेंड्स अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। एंड जो लायबिलिटी के विद इन 30 डेज आपने अप्लाई कर दिया फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो उस सिनेरियो में आपका जो इफेक्टिव दिन होगा वो इफेक्टिव दिन कौन सा हो जाएगा? डेट ऑन विच यू बिकम लायबल। इफेक्टिव दिन कौन सा होगा? डेट ऑन विच यू बिकम लायबल फॉर व्हाट? रजिस्ट्रेशन। एंड जो लायबिलिटी के 30 डेज में आपने अप्लाई नहीं किया, तो जो दिन आपको सर्टिफिकेट ग्रांट होगा, जो दिन आपको सर्टिफिकेट ग्रांट होगा, वो दिन बन जाएगा आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बोलो क्लियर? सो लायबिलिटी के 30 डेज में अप्लाई करो तो इफेक्टिव दिन लायबल। सो लायबिलिटी के 30 डेज में अप्लाई नहीं किया तो इफेक्टिव दिन कौन सा हो जाएगा? डेट ऑफ ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में करनी है रजिस्ट्रेशन की? याद करो GSTREG01। क्लियर? चलो अभी एक दिन आप हो गए लायबल फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसके विद इन 30 डेज आपने अप्लाई भी कर दिया फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, एंड बाद में आपको सर्टिफिकेट क्या वो बोलो बेटा हमारे वहां पे ग्रांट। ग्रांट के दिन तक सुना केयरफुली, ग्रांट के दिन तक आप कैसे हो हमारे वहां पे? अनरजिस्टर्ड पर्सन। स्टिल यू आर नॉट रजिस्टर्ड, स्टिल यू आर नॉट रजिस्टर्ड, यू आर जस्ट व्हाट? अनरजिस्टर्ड पर्सन। एज अ अनरजिस्टर्ड पर्सन आप मुझे चैट बॉक्स में बताना कि हमारे वहां पे टैक्स इनवॉइस बना पाएंगे आप? चलो फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बताओ, एज अ अनरजिस्टर्ड पर्सन क्या हमारे वहां पे टैक्स इनवॉइस बना पाएंगे? बोलो यस नो, यस नो, यस नो। Absolutely no. As an unregistered person हमारा टैक्स इनवॉइस बनाना पॉसिबल नहीं है, पर नॉर्मल इनवॉइस तो बनाया होगा ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? नॉर्मल इनवॉइस तो बनाया होगा ना? एब्सोल्युटली यस। बट इसके बेसिस के ऊपर रेसिपिएंट को आईटीसी मिल पाएगी नहीं, बिकॉज रेसिपिएंट को आईटीसी क्लेम करने की सेक्शन 16 में कंडीशन है कि रेसिपिएंट शुड बी इन पोजीशन ऑफ व्हाट? टैक्स डॉक्यूमेंट और टैक्स इनवॉइस। ओके, तो यहाँ पे आपका नॉर्मल इनवॉइस है जिसमें टैक्स कंपोनेंट होता नहीं है फ्रेंड्स, तो इसके बेसिस के ऊपर रेसिपिएंट को आईटीसी मिल सकती नहीं है। चलो नाउ ग्रांट के दिन को आप क्या बन गए? रजिस्टर्ड। बट उसका इफेक्टिव दिन कौन सा होगा? डेट ऑन विच यू बिकम लायबल फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। बोलो यस और नो। सो लायबल से लेके ग्रांट के पीरियड के लिए भी आप क्या बन गए? हमारे वहां पे रजिस्टर्ड पर्सन। एंड एज अ रजिस्टर्ड पर्सन जो डॉक्यूमेंट आपको इश्यू करना था वो डॉक्यूमेंट कौन सा होगा? बोलो बेटा हमारे वहां पे टैक्स इनवॉइस। बट पहले आपने टैक्स इनवॉइस तो बनाया नहीं था बिकॉज आप तो अनरजिस्टर्ड थे। जो पहले आपने बनाया वो गलत हो गया, जिसको रिवाइज करो, रेक्टिफाई करो, अमेंड करो, चेंज करो, अपडेट करो, इसको आप बोलेंगे आरटीआई, मतलब रिवाइज टैक्स इनवॉइस। 3 क्वेश्चन याद करो। व्हाट विल बी द टाइम लिमिट फॉर इश्यूइंग आरटीआई? इट विल बी विद इन 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। याद आवे बेटा? पॉइंट नंबर 2 याद करो। ऑब्जेक्टिव क्या? आरटीआई इश्यू करने का ऑब्जेक्टिव क्या? रेसिपिएंट को क्या मिल पाए? बोलो फटाफट आईटीसी। रेसिपिएंट को क्या मिल पाए? बोलो फटाफट आईटीसी। एंड थर्ड क्वेश्चन याद करो, हम कभी-कभी क्या इश्यू कर पाएंगे? सीटीआई, मतलब रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा, हम क्या इश्यू करेंगे? बोलो बेटा आरटीआई। रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होगा, उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई। जो इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो हम क्या इश्यू करेंगे? सीटीआई। इंटर स्टेट सप्लाई होगा हम वैल्यू के बेसिस के ऊपर फर्दर डिवीजन करेंगे। जो वैल्यू ऑफ सप्लाई 2.5 लाख तक मतलब अप टू ₹2,50,000 है, हम क्या इश्यू करेंगे? सीटीआई। इफ इट इज एक्सीडिंग ₹2,50,000 हम वापस एक बार क्या इश्यू करेंगे? बोलो फटाफट आरटीआई। क्लियर? ये था 31(3)(a। नेक्स्ट आएगा बेटा हमारे वहां पे सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी which is no tax invoice। याद करो कितनी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी? बोलो फटाफट लिखो चैट बॉक्स में। कंडीशंस कितनी? कंडीशंस कितनी? 4। कोई लिख रहा है गप्पो मारे से बेटा? बोलो कंडीशन कितनी? 3 कंडीशन। बोलो पहली वैल्यू लेस देन, चैट बॉक्स में लिखो। चलो फटाफट बोलो वैल्यू लेस देन, चैट बॉक्स में लिखो। चलो फटाफट बोलो वैल्यू लेस देन 200। बोलो एग्जैक्ट दोस्तों के ऊपर इनवॉइस बनाने की रिक्वायरमेंट आएगी। एग्जैक्ट आपका वैल्यू सप्लाई 200 रुपीज है, बोलो इनवॉइस बनाने की रिक्वायरमेंट आएगी। बोलो यस नो, यस नो, यस नो, एब्सोल्युटली यस। तो वैल्यू लेस देन 200। सेकंड रेसिपिएंट का स्टेटस लिखो फटाफट चैट बॉक्स में। RKUR रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड। एंड थर्ड आएगा रेसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर्स इनवॉइस। तो 3 कंडीशन, वैल्यू लेस देन 200, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड एंड रेसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर्स इनवॉइस। ये तीन कंडीशन जो आपने एक साथ सेटिस्फाई कर ली तो उस केस में आप टैक्स इनवॉइस नहीं इश्यू करेंगे तो चलेगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं पे करना है, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं पे करना है, टैक्स तो पे करना ही है, टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। बट ये सिनेरियो में, ये सिचुएशन में आपको इश्यू करना पड़ेगा CTI, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस एट द एंड ऑफ द ईच डे। बोलो क्लियर? पक्को? डन। एक बंदा ऐसा है जिसको ये 31(3)(b) का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बोलो कौन सा? मल्टीप्लेक्स थिएटर, मूवी थिएटर्स वालों को ये बेनिफिट अवेलेबल होता नहीं है फ्रेंड्स। डन। चलो नेक्स्ट आएगा हमारे वहां पे 31(3)(c
बहुत सिंपल, बहुत आसान, इट इज बिल ऑफ सप्लाई। याद करो, खाली मैंने टैक्सेबल सप्लाई किया होगा, जो डॉक्यूमेंट में इश्यू करूंगा वो डॉक्यूमेंट कौन सा होगा, टैक्स इनवॉइस। खाली टैक्सेबल सप्लाई किया, डॉक्यूमेंट कौन सा, टैक्स इनवॉइस। खाली एग्जम्प्ट सप्लाई करूंगा, डॉक्यूमेंट कौन सा होगा, बोलो फटाफट, बिल ऑफ सप्लाई। कॉम्पोजिशन स्कीम, जिसको बोलेंगे प्रेम से कॉम्पोडा, कॉम्पोडा बोलो डॉक्यूमेंट कौन सा होगा, बिल ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट आएगा बेटा हमारे वहां पे, ये कभी कभी ऐसा होगा, टैक्सेबल के साथ एग्जाम सप्लाई मिक्सिंग करूंगा, टैक्सेबल के साथ एग्जाम सप्लाई मिक्सिंग करूंगा, 200 में डिवाइड कर दो। रजिस्टर्ड पर्सन को किया, अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया। जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो अलग अलग सप्लाई के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट, टैक्सेबल सप्लाई के लिए टैक्स इनवॉइस, एग्जाम सप्लाई के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करेंगे, बोलो बिल ऑफ सप्लाई। एंड इफ इट इज अनरजिस्टर्ड पर्सन बीइंग योर रेसिपिएंट, एक नया डॉक्यूमेंट आएगा, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट आएगा 31(3)D, 31(3)E, 31(3)D रिसीट वाउचर, 31(3)E रिफंड वाउचर। याद करो, मैं कौन, सप्लायर, तो आप कौन, रेसिपिएंट। बोलो मैं कौन, सप्लायर, तो आप कौन, रेसिपिएंट। आपने मुझे क्या दिया, एडवांस, तो एडवांस के सामने मैं जो डॉक्यूमेंट आपको इश्यू करूंगा वो डॉक्यूमेंट कौन सा होगा, रिसीट वाउचर। जब आपने मुझे एडवांस दिया तब मुझे रेट ऑफ टैक्स नहीं पता था, जब आपने मुझे एडवांस दिया तब मुझे नेचर ऑफ सप्लाई नहीं पता था। तो रेट ऑफ टैक्स ना पता हो तो 18%, नेचर ऑफ सप्लाई ना पता हो तो इंटर स्टेट सप्लाई, एंड एप्लीकेबल टैक्स कौन सा, IGST। अभी ना हमारे बीच में सप्लाई हो पाया, ना हमारे बीच में टैक्स इनवॉइस इश्यू हो पाया, एंड जो मैं आपको ग्रांट करता हूं रिफंड, तो डॉक्यूमेंट कौन सा होगा, बोलो फटाफट, रिफंड वाउचर। बोलो क्लियर है, एकदम पक्कू, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, 31(3)F एंड 31(3)G। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था हमारे प्रीवियस सेशन में, याद करो बेटा। 31(3)F इट इज इनवॉइस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एंड 31(3)G इज व्हाट, बोलो फटाफट, पेमेंट वाउचर। याद करो 9394 दो सेक्शंस हमारे पास अवेलेबल थी। 9394 बोलो व्हाट इज 93, इट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। व्हाट इज 94, इट इज नोटिफाइड URD परचेजेस। 93 इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे रेसिपिएंट को GST पे करना है। 94 इज नोटिफाइड URD परचेज, मीनिंग दैट नोटिफाइड अनरजिस्टर्ड डीलर परचेज, जहां पे वापस एक बार सप्लायर अनरजिस्टर्ड होगा, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा, एंड वो रेसिपिएंट को हमारा GST पे करने की रिक्वायरमेंट बोलो फटाफट आने वाली है फ्रेंड्स। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे ध्यान दे दो छोटा सा, यहां पे हमने एक सेक्शन को रिफर किया था विच इज सेक्शन 24, विच इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, जहां पे रेसिपिएंट को जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स का पेमेंट करना हो तो कंपल्सरी बेसिस के ऊपर, मैंडेटरी बेसिस के ऊपर अप्लाई करना ही पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, रजिस्ट्रेशन। Clear? So recipient is compulsorily liable to obtain registration if tax is payable under reverse charge mechanism. तो 93 RCM, 94 URD purchase. यहाँ पे recipient always registered होगा, but जब बेटा सेक्शन 93 की बात आएगी तो 93 में हमारा सप्लायर रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, but 94 सप्लायर ऑलवेज कैसा होगा, बोलो फटाफट, अनरजिस्टर्ड। यस नो, 93 सप्लायर रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, बट 94 सप्लायर ऑलवेज कैसा होगा हमारा, अनरजिस्टर्ड। हवे जब सप्लायर रजिस्टर्ड है तो क्या वो रेसिपिएंट के ऊपर टैक्स इनवॉइस बना पाएगा, एब्सोल्युटली यस। जिसके बेसिस के ऊपर रेसिपिएंट जाके टैक्स का पेमेंट कर देगा। याद आवे बेटा, अभी जब सप्लायर हमारा अनरजिस्टर्ड है, सुनना केयरफुली, सप्लायर हमारा अनरजिस्टर्ड है तो क्या रेसिपिएंट के ऊपर टैक्स इनवॉइस बना पाएगा ना, तो रेसिपिएंट कैसे, कौन से बेसिस के ऊपर जाके गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करे, तो यहां पे लॉ ने बोला रेसिपिएंट खुद पे ओन इनवॉइस बनाएगा, एंड खुद पे इनवॉइस बनाने के बाद उसके बेसिस के ऊपर जाके वो गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करने वाला है फ्रेंड्स। एंड 31(3)G इट इज पेमेंट वाउचर, जहां पे ऑलवेज जो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है वो जब सप्लायर को पेमेंट करेगा, जब सप्लायर को पेमेंट करेगा तब एक डॉक्यूमेंट इश्यू करेगा, बोलो वो कौन सा होगा, पेमेंट वाउचर। तब सप्लायर का स्टेटस नहीं चेक करने का आर है कि यूआर है, वो ऑलवेज एक डॉक्यूमेंट उसके साथ होगा ही होगा, विच इज नथिंग बट व्हाट, पेमेंट वाउचर। नेक्स्ट आएगा 31(4), इट इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड, जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। नेक्स्ट आएगा बेटा हमारे वहां पे 31(5), इट इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जिसके 3 सिचुएशन में 2 सिचुएशन को कल डिस्कस कर दिया था। आज 3rd सिचुएशन डिस्कस करना शुरू करते हैं, बट उसके पहले 2 सिचुएशन याद करो। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज एसर्टेनेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सप्लायर रेसिपिएंट के बीच में जो हमारे वहां पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें जो पेमेंट की ड्यू डेट थी वो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज ascertainable, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज डिटरमिनेबल, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज ascertainable फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। 2 डेट हमारे पास होगी, एक ड्यू डेट, एक एक्चुअल डेट। हमारा पे इनवॉइस आपको इश्यू करना है ऑन और बिफोर ड्यू डेट, हमारा अब आपको इनवॉइस इश्यू करना है, बोलो बेटा, ऑन और बिफोर ड्यू डेट। नेक्स्ट सिचुएशन आएगी कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट पता ही नहीं है, रेसिपिएंट कब सप्लायर को पेमेंट करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बट पेमेंट की ड्यू डेट हमको उसमें से पता चलती नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक ही डेट होगी, बोलो कौन सी, एक्चुअल डेट। तो इनवॉइस कब तक इश्यू करो, ऑन और बिफोर एक्चुअल डेट, ऑन और बिफोर, बोलो फटाफट, बोलो फटाफट, बोलो फटाफट, इट वुड बी एक्चुअल डेट। बोलो क्लियर फ्रेंड्स, एकदम मजबूत, डन। 3rd सिचुएशन से हम ये डिस्कशन शुरू करेंगे हमारे आज के लेक्चर का। आओ जरा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, अभी शुरू हुआ, ध्यान से। सिचुएशन नंबर 1, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज एसर्टेनेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, हम इनवॉइस इश्यू करेंगे ऑन और बिफोर ड्यू डेट। सिचुएशन नंबर 2, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट एसर्टेनेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, हम इनवॉइस इश्यू करेंगे ऑन और बिफोर एक्चुअल डेट।
सिचुएशन नंबर 3, पेमेंट इज लिंक्ड टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। इवेंट यहां पे कौन सी होगी? सर्विस। इवेंट यहां पे कौन सी होगी? सर्विस। मतलब हमारा जो पेमेंट है ना, वो सर्विस कंप्लीशन के साथ, इवेंट कंप्लीशन के साथ लिंक्ड है। उसका मतलब क्या? आपने मुझे ऐसा बोला कि सर जीएसटी पढ़ाओ, मैं हो जाएगा, आप चिंता ना करो। आपने सर कितने चैप्टर पर? 10 चैप्टर। आपने बोला पेमेंट कैसे करें? मैं बोला एक काम करते हैं, एक चैप्टर खत्म, पेमेंट, दूसरा चैप्टर खत्म, पेमेंट, थर्ड चैप्टर खत्म, पेमेंट। उसमें फर्स्ट चैप्टर कब खत्म होगा पता नहीं, सेकंड कब खत्म होगा पता नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि 4 दिन चले एक चैप्टर, एंड ऐसा हो सकता है कि आधे दिन चले एक चैप्टर। इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल, बिकॉज हर एक का कंटेंट, हर एक का वेटेज, हर एक का जो इंपॉर्टेंस है वो अलग अलग होता है। तो इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल कि पहले चैप्टर में टाइम कम लगे, सेकंड में ज्यादा लगे, थर्ड में एकदम ज्यादा लगे, चौथे में हाईएस्ट टाइम लगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट माय डियरेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? बोलो यस, नो, यस। तो आप पेमेंट कैसे करोगे? तो पेमेंट बहुत सिंपल है, सर्विस कंप्लीशन के साथ लिंक्ड है। मतलब पहला चैप्टर खत्म, पेमेंट, सेकंड चैप्टर खत्म, पेमेंट, थर्ड चैप्टर खत्म, पेमेंट, फोर्थ चैप्टर खत्म, पेमेंट, नाइन्थ चैप्टर खत्म, पेमेंट, 10th चैप्टर खत्म, पेमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो हमारा कॉन्ट्रैक्ट से ड्यू डेट पता है, पता नहीं है, कोई माथाकूटी नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमारा ड्यू डेट कॉन्ट्रैक्ट से पता है, पता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो पेमेंट है वो सर्विस कंप्लीशन के साथ लिंक्ड है। हमारा जो पेमेंट है वो सर्विस कंप्लीशन के साथ लिंक्ड है। तो उस केस में हम इनवॉइस कब इशू करेंगे? बहुत सिंपल सा आंसर, पहले क्वेश्चन वापस एक बार पढ़ो। पेमेंट इज लिंक्ड टू द कंप्लीशन ऑफ इवेंट व्हिच इज टर्म्ड एज अ सर्विस। इनवॉइस कब तक इशू करेंगे? जरा यहां पे चेक करो। इट इज ऑन और बिफोर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट। मतलब वो हम सर्विस को कंप्लीट करेंगे उस समय पे, उसके पहले हमको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। मतलब सर्विस कंप्लीशन, इवेंट कंप्लीशन विल बी द लास्ट डे, विल बी द लास्ट डे अप टू व्हिच आई कैन इश्यू व्हाट? इनवॉइस। समझ में आया बेटा? यस और नो? तो सर्विस कंप्लीशन जो भी हमारा होगा वो लास्ट डे हो जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग व्हाट? इनवॉइस। क्लियर? डन। 3 सिचुएशन, सेक्शन 31 subsection 5 it is continuous service, 31 services, 31(5) continuous service। 3 सिचुएशन मैं रिपीट करना चाहूंगा। फर्स्ट सिचुएशन वापस एक बार यहां पे ध्यान दे दो। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज ascertainable फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ऑन और बिफोर ड्यू डेट। सेकंड सिचुएशन, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट ascertainable फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, आंसर आएगा ऑन और बिफोर एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। थर्ड, payment is linked with completion of service on or before completion of that particular event which is termed as what? Services। बोलो क्लियर से पक्को बेटा? मजबूत? डन। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 12 13 तो हमने देख लिया था, बट आज मैंने खास आपके लिए एक और मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। चलो यहाँ पे ध्यान दे दो। ये जो क्वेश्चन है हमारे सी इंटरमीडिएट में पूछा गया है। चलो यहाँ पे ध्यान दे दो, मैं 1-2 मिनट आपके लिए वेट करूंगा। ये तीनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 5 मार्क्स का वेटेज है इसका। जरा आप पहले खुद से सॉल्व करो, बाद में मैं शुरू करता हूँ। चलो यू कैन स्टार्ट। फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट answering this question, then I will be solving this particular question. You can start. मैं 1-2 मिनट आपकी वेट कर लेता हूं। चलो फटाफट हो जाओ शुरू मेरे डियरेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। चलो फ्रेंड्स, तो यहां पे ध्यान दो। सॉल्यूशन, मिस्टर लखन प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जिसका शॉर्ट फॉर्म उन्होंने बना दिया CSS, टू मेसर्स T&B लिमिटेड। ही फर्निशेस द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन। तो कुछ डिटेल्स इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है बेटा, चेक करो। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग CSS विच इज 1 अक्टूबर। आई थिंक ये कोई डेट कोई खास काम की नहीं होती बेटा हमारे वहां पे। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोवाइडिंग CSS, आई थिंक दिस कैन बी एन इंपॉर्टेंट डेट। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोवाइडिंग CSS 31 जनवरी 2018। डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट बाय मिस्टर लखन, इस दिन को उसको पेमेंट रिसीव हुआ 30 मार्च 2018। Okay. Determine time limit of issuing invoice as per provisions of CGST Act 2017 and following circumstances। तो एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि हमारे वहां पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। चलो चेक करो। नंबर 1, इफ नो ड्यू डेट फॉर पेमेंट इज अग्रीड अपॉन बाय बोथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ CSS। मतलब मुझे बताओ सिचुएशन नंबर 1, पेमेंट की ड्यू डेट पता है कि नहीं है? नंबर 1, पेमेंट की ड्यू डेट पता है कि नहीं है? तो क्या वो पता नहीं है फ्रेंड्स। तो हम इनवॉइस कब तक इशू करेंगे? ऑन और बिफोर पेमेंट। हम इनवॉइस कब तक इशू करेंगे? बोलो फटाफट। ऑन और बिफोर पेमेंट, बिकॉज ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट ascertainable फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। तो इनवॉइस कब तक इशू करेंगे? ऑन और बिफोर पेमेंट। तो ऑन और बिफोर पेमेंट इट वुड बी व्हाट? अप टू, और ऑन और बिफोर 30 मार्च 2018। तो यहां पे लिख देता हूं अप टू 30 मार्च 2018। बोलो बेटा समझ में आ रहा है आपको? डियरेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोलो यस, नो, यस। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट, इफ पेमेंट इज लिंक्ड
टू द कंप्लीशन ऑफ सर्विस, मतलब अभी हमारा जो पेमेंट है वो सर्विस कंप्लीशन के साथ लिंक्ड है। तो इस सिनेरियो में इनवॉइस कब तक इश्यू करना पड़ेगा? ऑन और बिफोर कंप्लीशन ऑफ सर्विस, ऑन और बिफोर कंप्लीशन ऑफ सर्विस। तो फ्रेंड्स यहां पे सर्विस का कंप्लीशन कब हो रहा है, जरा यहां पे चेक करो, इट इज 31 जनवरी 2018। तो यहां पे इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा अप टू 31 जनवरी, बोलो फटाफट, 2018। बोलो बेटा, क्लियर है जीवन में? सब कुछ समझ में आ रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? बोलो बेटा यस नो यस। नाउ थर्ड सिचुएशन। ओ मैंने इसको सेकंड की जगह थर्ड में लिख दिया, मेंशन कर देता हूं वापस एक बार यहां पे, अप टू 31 जनवरी 2018। चलो थर्ड, इफ मेसर्स टीएनबी लिमिटेड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, हैज टू मेक पेमेंट, हैज टू मेक पेमेंट, हैज टू मेक पेमेंट, मतलब उनको पेमेंट करना है, मतलब नाउ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज एसर्टेनेबल ऑन 25 मार्च 2018 एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। मुझे बताओ तो ये डेट कौन सी होगी? बोलो बेटा, ड्यू डेट के एक्चुअल डेट। बोलो ये डेट कौन सी होगी? बोलो बेटा फटाफट, ड्यू डेट के एक्चुअल डेट। डेफिनेटली इज गोइंग टू बिकम व्हाट? ड्यू डेट। तो यहाँ पे इनवॉइस कब तक इश्यू करना पड़ेगा? ये कौन सा सिचुएशन आया? ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज एसर्टेनेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। इनवॉइस कब तक इश्यू करेंगे? ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा, बोलो बेटा फटाफट, अप टू 25 मार्च 2018। बोलो क्लियर? एकदम सिंपल सिंपल। चलो तीन सिचुएशन, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज एसर्टेनेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, आंसर आएगा ऑन और बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट एसर्टेनेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, आंसर आएगा ऑन और बिफोर पेमेंट। नाउ इफ पेमेंट इज लिंक्ड विद कंप्लीशन ऑफ सर्विस, आंसर क्या आएगा? ऑन और बिफोर कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट व्हिच इज सर्विसेज। बोलो पाक्को बेटा, एकदम क्लियर, डन। चलो ये था हमारा सेक्शन 31 सब सेक्शन 5। तो हमने अब तक जो जो कंक्लूड किया वो आपको वापस एक बार बता दूं, सबसेक्शन 1 गुड्स, सबसेक्शन 2 सर्विसेज, सबसेक्शन 3 डॉक्यूमेंट्स, सबसेक्शन 5 कंटिन्यूअस सर्विस। बस यहां तक हमने डिस्कस किया। 3 सबसेक्शन बाकी है, 4, 7, 6। चलो फ्रेंड्स, तो पहले 6 के ऊपर फोकस कर लेते हैं बिकॉज बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। चलो चेक करो, सेक्शन 31 सबसेक्शन 6, अगेन दिस विल बी रिगार्डिंग सर्विसेज। सर्विस के लिए हमारे पास 3 सबसेक्शन हो गए, उसमें लास्ट सबसेक्शन हो जाएगी। सर्विस के लिए पहली सबसेक्शन 31 सबसेक्शन 2, बाद में फ्रेंड्स आएगा हमारे वहां पे सेक्शन 31 सबसेक्शन 5 एंड देन आएगा इट वुड बी सेक्शन 31 सबसेक्शन 6। बोलो व्हाट वाज 2 सर्विसेज, 5 वुड बी कंटीन्यूअस सर्विस, 6 वुड बी, जरा यहां पे चेक करो, व्हेन सप्लाई ऑफ सर्विस ceases बिफोर इट्स कंप्लीशन। अभी बहुत थोड़ी गहरी बातें हैं, अब समझने का प्रयत्न करें। फ्रेंड सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 ने क्या बोला कि सर्विस के केस में आप इनवॉइस पहले भी इश्यू कर सकते हो, बाद भी इश्यू कर सकते हो। पहले कब कर पाएंगे? तो कि एनी टाइम, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट आफ्टर करना हो तो क्या लिमिट फॉलो करनी पड़ेगी? तो कि जनरली 30 डेज, 4 सिचुएशन में इट वुड बी 45 नंबर ऑफ डेज। बट ये सर्विस कौन सी, मैंने डिटेल में आपको वापस एक बार बताया था, वापस एक बार बता रहा हूं कि सर्विस कौन सी। चलो मुझे चैट बॉक्स में बताओ तो, सर्विस का स्टार्टिंग के सर्विस कंप्लीशन, चैट बॉक्स में बताओ चलो फटाफट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सर्विस का स्टार्टिंग के सर्विस कंप्लीशन। फैंटास्टिक, इट वुड बी सर्विस कंप्लीशन। तो सर्विस कंप्लीशन के पहले भी इनवॉइस बनाएंगे तो चलेगा, आफ्टर भी चलेगा, आफ्टर होगा तो 30-45 डेज की लिमिट हमको फॉलो करनी रहेगी। क्लियर से बेटा? यस नो यस। नाउ व्हाट इज माय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सर्विस का कंप्लीशन ही नहीं हुआ, सर्विस कंप्लीट होती है उसके पहले वो सीज हो जाती है, मतलब कोई रीजन से कैंसिल हो जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? यस नो बेटा, यस नो। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया 10 चैप्टर, और 10 चैप्टर आप पढ़ते हो, उसके पहले एग्जांपल के तौर पे कोर्स ही चेंज हो गया, मतलब 5-6 चैप्टर 7 चैप्टर पढ़े हुए थे एंड बाद में एग्जांपल के तौर पे जीएसटी कोर्स ही पूरा बदल गया, तो हमारी सर्विस कंप्लीट ही नहीं हो पाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमारी सर्विस कंप्लीट ही नहीं हो पाई, तो ये कंप्लीशन के विद इन 30 डेज 45 डेज में फॉलो कहां से करूं? रीजन समझने का प्रयत्न करें। व्हाट वाज द रीजन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 31 सबसेक्शन 6? हमारे वहां पे सर्विस का कंप्लीशन होता ही नहीं है, हमारे वहां पे सर्विस कंप्लीट हो उसके पहले वो सीज हो जाती है, उसके पहले वो कैंसिल हो जाती है, उसके पहले वो खत्म हो जाती है। तो सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 उसका आंसर ही नहीं दे पाएगा, बिकॉज इसका आंसर तो सर्विस कंप्लीशन वर्ड के ऊपर फोकस किया हुआ है कि सर्विस कंप्लीशन के विद इन 30 डेज में, उसके विद इन 45 डेज में हमको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। बोलो यस और नो? चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब मुझे फटाफट एक बार बता दो, यस और नो? सर्विस कंप्लीशन के विद इन 30 डेज में, सर्विस कंप्लीशन के विद इन 45 डेज में हमको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। पर सर्विस कंप्लीट ही ना हो पाई तो क्या 31 उसका आंसर दे पाएगी? यस नो? एब्सोल्युटली ना, वो पॉसिबल ही नहीं होगा, बिकॉज सर्विस कंप्लीट ही नहीं हो रही है। सर्विस कंप्लीट हो उसके पहले तो वो सीज हो जाती है,
तो इनवॉइस कब इश्यू करूं, कैसे इश्यू करूं? आप डाउट समझे मेरा? डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप रीजन समझने का प्रयत्न कर रहे होंगे कि व्हाई देयर वाज नीड टू इंट्रोड्यूस सेक्शन 31 सबसेक्शन 6 बिकॉज़ सर्विस इज नॉट कंप्लीटेड, सर्विस सीजेस बिफोर इट्स कंप्लीशन। तो सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 आंसर देना चाहेगी। आंसर नंबर 1 आएगा एक टाइम ऑफ इनवॉइस, जो इस सेक्शन का हार्ट है कि इनवॉइस कब तक इश्यू करेंगे। सेकंड, उसमें वैल्यू क्या होगी, एकदम लॉजिकल है। बोलो मुझे बताओ टाइम क्या होना चाहिए? सर्विस कंप्लीट तो होती ही नहीं है, सर्विस कंप्लीट तो होती नहीं है, तो उसका टाइम क्या होना चाहिए? लॉ ने बोला इट शुड बी एट द टाइम ऑफ सीजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्विस। समझने का प्रयत्न करें डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट। वापस एक बार, सर्विस सीज होती है ना, उस समय पे, उसके पहले आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा, मतलब एट द टाइम ऑफ सीजेशन ऑफ सर्विस। जो दिन सर्विस का कैंसिलेशन हुआ, जो दिन सर्विस का सीज किया गया बिफोर इट्स कंप्लीशन, वो सर्विस सीजेशन इज द टाइम at which you are required to issue what? Invoice. I think you are exactly getting my point, what I am trying to convey, friends. And next question आएगा, what would be the value of invoice? तो value up to service completion नहीं होगी, because service तो पूरी complete ही नहीं हो पाई है, ये value होगी up to cessation। आप समझ रहे हो बेटा जो मैं कहना चाहता हूँ? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोलो बेटा यस नो। टाइम कौन सा होगा इनवॉइस का? एट द टाइम ऑफ सीजेशन। वैल्यू कितनी होगी? अप टू सीजेशन। टाइम कौन सा? एट द टाइम ऑफ सीजेशन। वैल्यू कितनी? अप टू सीजेशन। टाइम कौन सा? एट द टाइम ऑफ सीजेशन। वैल्यू कितनी? अप टू सीजेशन। क्लियर? आओ जरा चेक करते हैं टाइम लिमिट ऑफ इनवॉइस। The invoice shall be issued at the time when supply ceases, मतलब सर्विस सीजेशन के समय पे हमको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। एंड वैल्यू कौन सी होगी? सच इनवॉइस शैल बी इश्यूड टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई मेड बिफोर सच सीजेशन, मतलब अप टू सीजेशन की वैल्यू तक हमको हमारे वहां पे इनवॉइस, मतलब उस वैल्यू से हमको इनवॉइस बनाने की रिक्वायरमेंट हमारे वहां पे आने वाली है। बोलो क्लियर? सेक्शन खत्म हुई। 31(6) सर्विसेज। 31(6) सर्विसेज। बोलो इनवॉइस कब इश्यू करूं? एट द टाइम ऑफ सीजेशन ऑफ सर्विस, एंड वैल्यू कौन सी? अप टू सीजेशन। क्लियर से बेटा? एकदम पक्को। डन। एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल, बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल मैंने खास आपके लिए बनाया है, प्लीज यहां पे ध्यान बनाए रखो। फ्रेंड्स इसको आप जानते होंगे, ही इज बिल गेट्स। इसको भी आप जानते होंगे, ही इज नरेंद्र मोदी। शायद ये लड़के को आप नहीं जानते होंगे। ये लड़की है बिल गेट्स की डॉटर। ये लड़की है बिल गेट्स की डॉटर, मेरी भतीजी हुई। ओके, मेरे भाई की बेटी हुई। बिल गेट्स मेरा भाई है। ओके, तो बिल गेट्स मेरा बड़ा भाई है। तो बिल गेट्स की ये बेटी हुई जिसका नाम है जेनिफर गेट्स, जिसका नाम है जेनिफर गेट्स। सुना केयरफुली। ओके, मेरा नाम भी मैं चेंज कर दूंगा, इट इज स्मिथ शाह गेट्स नाउ। जल्दी ये समय आने वाला है, चिंता ना करो। अभी फ्रेंड्स क्या हुआ समझने का प्रयत्न करें। जेनिफर गेट्स ने बोला कि काकू, मैं, मेरी भतीजी हुई ना, है ना, मेरे भाई की बेटी हुई, तो उसने मुझे बोला कि काकू मैं शादी करूंगी तो अहमदाबाद में करूंगी। तो क्या बात कर रही है, अहमदाबाद में? तो यूएस से बिलोंग करती है, तो यूएस से है। उसने बोला ना काकू, मैं शादी करूंगी तो अहमदाबाद में करूंगी। मैं चलो ठीक है। उसने बोला ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो जब अभी अभी एज ऑफ नाउ, जब ये वीडियो जो देख रहा है वो सीए इंटरमीडिएट में हो। ध्यान देना, हमें तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जेनिफर गेट्स ने बोला मुझे कि काकू मैं उस लड़के से शादी करूंगी। गर्ल्स आई एम रियली सो सॉरी कि बिल गेट्स का कोई सन नहीं है, खाली डॉटर है। ओके, सो बॉयज आप लकी हो गए इस पर्सपेक्टिव से। सुना केयरफुली। तो बिल गेट्स की डॉटर जेनिफर गेट्स ने मुझे बोला काकू मैं शादी करूंगी तो इंटरमीडिएट स्टूडेंट अभी जो होंगे, जो भविष्य के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, उससे मैं शादी करूंगी। एंड काकू शादी पूरी तुम मैनेज करोगे, शादी का इवेंट मैनेजमेंट तुम करोगे। मैं को पगली हो जाएगा, तुम चिंता ना कर। मैं को तो फटाफट लड़के को ढूंढ ले, उसमें मदद तो करो। मैं मदद नहीं करूंगा, लिस्ट दे दूंगा कौन से बच्चे हमारे वहां पे अवेलेबल है, बट बाद में तू अपने हिसाब से हैंडल कर लेना। तो ठीक है, उसने आपको सिलेक्ट कर लिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उस जेनिफर गेट्स ने आपको सिलेक्ट कर दिया एज हर हस्बैंड, एंड पूरा इवेंट मैनेजमेंट मैं करने वाला था। 10 दिन का तो फंक्शन रखा गया था। पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे धीरे धीरे पता चलेगा आपको, पर 10 दिन का तो फंक्शन रखा गया था। एंड वो 10 से 10 थे। एक दिन मेहंदी, एक दिन संगीत, एक दिन हल्दी, एक दिन दाना जीरू, अरे सॉरी एक दिन मतलब आप समझा ना, रिसेप्शन, एक दिन मैरिज, एक दिन विदाई। तो पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइज मैंने करके दे दिया था। तो ये पूरा जबरदस्त मैनेजमेंट में करने वाला था। बिल गेट्स की ऐसी इच्छा थी कि अभी एज ऑफ नाउ जो हमारे पीएम हो, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, एज ऑफ नाउ जो हमारे पीएम हो वो भी हमारे इवेंट में आने चाहिए, वो भी हमारे मैरिज में आने चाहिए। मेरे को बहुत अच्छे रिश्ते मेरे मोदी के साथ, वो आ जाएगा तुम चिंता ना करो। मोदी क्या, अमित शाह भी आ जाएगा, तुम चिंता ना करो। उसे बोले फोन कर। तो मैंने मोदी को मिस कॉल किया, उसका मुझे कॉल बैक आया कि बोल स्मिथ क्या काम है। मैं को तू फटाफट, ये मैंने डेट्स बुक की है, 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर की डेट्स मैंने बुक की है। फटाफट मेरा भैया बिल गेट्स, उसके डॉटर की, मतलब मेरी भतीजी की शादी है, तो फटाफट इन्वाइटेड है, तू फटाफट आ जाना। नहीं आया तो देख पची मैं क्या करता हूँ। तो नहीं
में आ जाऊंगा, तो चिंता ना कर। एंड मैंने 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 मोदी को भी इनवाइट किया था उस पर्टिकुलर इवेंट में। बाद में क्या हुआ, आप जरा एकदम ध्यान से, एकदम गौर से इस क्वेश्चन को पढ़ना एंड પછી मुझे बताना कि कहां पे ये सेक्शन को हमारे वहां पे सेट होना है फ्रेंड्स। यू कैन स्टार्ट रीडिंग, 1 2 3 गो। चैट बॉक्स में आंसर लिखना शुरू करो डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। रेडी? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रेडी? करूँ स्टार्ट? करूँ स्टार्ट? यस, चलो चेक करो। Smith entered into agreement with Bill Gates to provide event management services for marriage of his daughter Jennifer at Paldi. Paldi is at Ahmedabad. एरिया का नाम। ओके चलो, तो मैं बना सप्लायर, बिल गेट्स कौन बना बोलो बेटा हमारे वहां पे? रेसिपिएंट। The event was to be held from 1st December to 10 December and consideration fix was just rupees what 1 lakh crore। तो एक नॉमिनल प्राइस से मैंने पूरा इवेंट मैनेजमेंट करके दे दिया फ्रेंड्स। नाउ ऑन ईव ऑफ 5th December जेनिफर 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 भाग गई विद पीएम मोदी and event from 6th December to 10 December were automatically what cancelled। तो what will be time of invoice? मुझे जरा बताओ, क्या यहाँ पे सर्विस कंप्लीट हो पाई? क्या बेटा मुझे बताओ फटाफट, क्या सर्विस का कंप्लीशन हो पाया? क्या सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 इस इवेंट के केस में, इस ट्रांजैक्शन के केस में आंसर दे पाएगा आपको कि कब इनवॉइस बनाना पड़ेगा? ना, बिकॉज वो तो सर्विस कंप्लीशन के विद इन 30 डेज में, सर्विस कंप्लीशन के विद इन 45 डेज में इनवॉइस इशू करने की बातें कर रहा है। यहाँ पे सर्विस कंप्लीट नहीं हो रही है तो उस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में आपको इनवॉइस इशू करना है एट द टाइम ऑफ सीजेशन ऑफ सर्विसेज। मतलब आपको इनवॉइस इशू करना है ऑन 5th December because this is the date on which services are seized। इस दिन को सर्विस आगे नहीं होने वाली है, इस दिन को सर्विस का सीजेशन हो गया, तो 5 दिसंबर को आपको हमारे वहां पे इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट बोलो बेटा आने वाली है। सेक्शन लिख देता हूं मैं वापस एक बार यहाँ पे, इट विल बी रेफरेंस सेक्शन 31 सब सेक्शन 6। बोलो क्लियर से, एकदम पक्को? पैरा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डन। चलो आगे बढ़ते हैं, अब तक जो डिस्कस किया फटाफट एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 31 सबसेक्शन 1, 31(1) goods, 31(2) सर्विसेज, 31(3) डॉक्यूमेंट्स, 31(4) बाकी है, 31(5) कंटिन्यूअस सर्विस, 31(5) कंटिन्यूअस सर्विस, 31(6) सर्विसेज एंड 31(7) इट्स गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। वो डिस्कस करते हैं, मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 2 सेक्शन रिफर करनी बाकी है। इन रिलेशन टू गुड्स 1 वुड बी 4, देन इट वुड बी 7। अब पहले 7 को डिस्कस कर लेते हैं, सीक्वेंस में आया तो उसको खत्म कर देते हैं। सेक्शन 31 सबसेक्शन 7, इट्स गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। यहां पे पैसे भी लिख सकते हो, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। चलो इसमें क्या होता है बेटा अब समझो। एग्जाम्पल के तौर पे मेरी मम्मी है ना बेटा, उसको पर्स का बहुत शौक है, वो हैंड बैग आती है, मतलब पर्स नहीं आते लेडीज के, तो उसको बहुत शौक है पर्स देख के, वो पागल 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 हो जाती है। बहुत उसको पसंद है पर्सेस। तो पर्स वाले भैया है हमारे नजदीक, एक पर्स की बहुत बड़ी शॉप है, तो वो क्या करती है पता है, वो पर्स की शॉप से 10 पर्स घर पे लाती है। एंड बाद में पापा को पूछती है कि फर्स्ट पर्स पसंद है, सेकंड पसंद है, थर्ड पसंद है, फोर्थ पसंद है, फिफ्थ पसंद है, कौन सा पर्स पसंद है, ऐसा वो पापा को पूछती है। ओके,
पापा बताते हैं कि ये थर्ड पर्स बहुत पसंद है, बाकी सब वापस कर दो, बाकी सब बोगस पर्स, बाकी सब पर्स में कोई खास दम नहीं है, बाकी सब पर्स वापस कर दो। तो 10 पर्स पहले घर पे आए, पापा ने सिलेक्ट किया, मम्मी ने हाँ बोली, एंड उसमें से एक पर्स रख के मम्मी ने 9 पर्स क्या कर दिए, शॉपकीपर को वापस। बोलो क्लियर बेटा, एकदम पाको ट्रांजेक्शन मगज में क्लियर हो रहा है ना आपको बरोबर। मम्मी शॉप में जाती है, 10 पर्स लेके आती है, पापा सिलेक्शन करवाने में मदद रूप होते हैं, हेल्प करते हैं, एक पर्स सिलेक्ट होता है, बाकी 9 पर्स कर दिए जाते हैं शॉपकीपर को वापस। यस नो यस। तो फ्रेंड्स यहां पे 2 ट्रांजेक्शन हुए। पहला ट्रांजेक्शन ऐसा हुआ, रिमूवल ऑफ गुड्स। फर्स्ट ट्रांजेक्शन वुड बी, बोलो बेटा, रिमूवल ऑफ गुड्स। पहले सप्लाई नहीं हो पाया, शॉप से जब घर पे पर्सेज आए तब क्या उसका सप्लाई हो गया? अरे ना, कैसे सप्लाई हुआ? अभी तो खाली घर पे गुड्स पड़े हुए हैं, अभी थोड़ी मम्मी ने हाँ बोली, अभी थोड़ी पापा ने हाँ बोला है। आप समझ रहे हो ना? तो शॉप से घर पे खाली गुड्स आए हुए हैं, अभी तक सप्लाई वप्लाई हुआ नहीं है फ्रेंड्स। जब हम हाँ बोलेंगे, मम्मी हाँ बोलेगी किसको? पर्स को। आप समझ रहे हो ना? तो जब मम्मी हाँ बोलेगी पर्स के लिए, पर्स वाले भैया को, तब क्या माने जाएगा? सप्लाई। तब क्या कंसिडर किया जाएगा? सप्लाई। तो हम यहां पे बोलेंगे सेकंड ट्रांजैक्शन अप्रूवल फॉर सेल। अप्रूवल फॉर सेल, ये ट्रांजैक्शन को हम क्या मानेंगे? बोलो बेटा, हमारे वहां पे सप्लाई। बोलो क्लियर। तो पहला ट्रांजैक्शन हमारे वहां पे रिमूवल ऑफ गुड्स, हमारे प्रीमाइसेस से गुड्स का रिमूवल हुआ। सेकंड बेटा, रिमूवल के बाद हमारे वहां पे क्या आया? उसका अप्रूवल, एंड बाद में सारे गुड्स वापस कर देंगे। ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी डेट हो, दैट वी आर लीस्ट कंसर्न। ओके, उन्होंने यहां पे बोला कि जब रिमूवल हो रहा है ना, तब सप्लाई नहीं हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? बिकॉज़ दिस इज सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। जब अप्रूवल आएगा तब उसको हम सप्लाई मानेंगे, रिमूवल के समय पे सप्लाई नहीं है। सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ने क्या बोला था कि सप्लाई हो चुका है, सप्लाई हो चुका है। अगर सप्लाई करने के लिए मूवमेंट करना है कि नहीं करना, उसके बेसिस के ऊपर उसका सॉल्यूशन डेवलप हुआ, उसके बेसिस के ऊपर उसकी टाइम लिमिट डेवलप हुई, व्हिच वाज 31 गुड। सप्लाई मतलब सप्लाई हो चुका है, सप्लाई। बट सप्लाई करने के लिए गुड्स का मूवमेंट करना पड़ा, सप्लाई करने के लिए गुड्स का मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। इफ सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, आंसर क्या आएगा? बिफोर और एट द टाइम ऑफ, बिफोर और एट द टाइम ऑफ, बिफोर और एट द टाइम ऑफ removal of goods, and if supply does not involve movement of goods before or at the time of delivery of goods. अरे yes no, तो either removal either delivery, either removal either delivery, either removal either delivery of goods। मतलब सप्लाई हो गया था, सप्लाई हो गया था, यहाँ पे अभी तक सप्लाई हुआ नहीं है। जब मेरे प्रीमाइसेस के बाहर गुड्स निकल रहे हैं तब सप्लाई नहीं हुआ है, जब मेरे प्रीमाइसेस को गुड्स छोड़ रहे हैं तब सप्लाई नहीं हुआ है, तब तो खाली क्या हुआ है? गुड्स का रिमूवल। सप्लाई तो कब होगा? जब रेसिपिएंट उस गुड्स का अप्रूवल देगा, जब रेसिपिएंट क्या बोलेगा उस गुड्स के लिए? हाँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? तो उस केस में 2 ट्रांजैक्शन हमारे वहां पे होते हैं। पहला ट्रांजैक्शन होगा रिमूवल ऑफ गुड्स, सेकंड ट्रांजैक्शन होगा अप्रूवल फॉर सेल, जिसको हम क्या बोलेंगे? सप्लाई। तो इस सिचुएशन में, इस सर्कमस्टेंसेस में हम इनवर्स कब इशू करेंगे? उसका आंसर कौन देगा? सेक्शन 31 सबसेक्शन 7, जिसने क्या बोला कि आपका इनवर्स इशू होना चाहिए हमारे वहां पे। सुनो केयरफुली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा इनवर्स इशू हो जाना चाहिए बेटा। इट इज बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। सप्लाई के समय पे, उसके पहले आपका इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए। बट सप्लाई कब है? सप्लाई कब है? सप्लाई कब है? सप्लाई इज द डेट ऑन विच देयर इज अप्रूवल फॉर सेल। तो जब अप्रूवल फॉर सेल आता है, उस ट्रांजैक्शन को क्या बोलेंगे? बोलो बेटा, हमारे वहां पे सप्लाई। और जो आपका डेट ऑफ रिमूवल था ना, जिस दिन को आपकी प्रीमाइसेस गुड्स छोड़ते हैं, वो डेट ऑफ रिमूवल, उसमें हम क्या ऐड करेंगे? 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स विल बी एडेड टू द डेट ऑफ रिमूवल। सिंपली क्या करेंगे? बोलो व्हिचएवर इज अर्लियर। सिंपली क्या करेंगे? बोलो बेटा, व्हिचएवर इज अर्लियर। बोलो क्लियर। तो इनवर्स कब इश्यू करना पड़ेगा? तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, व्हिच इज अप्रूवल फॉर सेल, और रिमूवल में 6 मंथ्स ऐड करेंगे। सिंपली दोनों को कंपेयर करके क्या करेंगे? बोलो व्हिचएवर इज अर्लियर। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्लियर हो रहा है बेटा आपको? एकदम मजबूत, पाक्कू। डियरेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बोलो यस नो। एक बार यस तो लिख दो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो बैठे हुए हैं। चलो फटाफट एक बार यस तो लिख दो। वाह, क्या बात है, गजब कर रहे हो, शाबाश, एकदम जोरदार। चलो 31.7 अप्रूवल बेसिस, 31.5 कंटिन्यूअस गुड्स, सॉरी 31.5 कंटिन्यूअस सर्विस, 31.6 सर्विस सेजेस, 31.7 अप्रूवल बेसिस। बराबर समझ में आ रहा है बेटा? चलो 31.1 गुड्स, 31.2 सर्विसेज, अरे 31.3 डॉक्यूमेंट्स, अरे 31.4 कंटिन्यूअस गुड्स। डिस्कस करना बाकी, बट नाम तो पता ही है ना। चलो 31.1 गुड्स, 31.2 सर्विसेज, अरे 31.3 डॉक्यूमेंट्स, अरे 31.4 कंटिन्यूअस गुड्स, अरे 31.5 कंटिन्यूअस सर्विस, अरे 31.6 सर्विसेज, 31.7 अप्रूवल बेसिस।
क्लियर? इनवॉइस कब तक इश्यू करूं? इनवॉइस इश्यू करना है बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई व्हिच इज अप्रूवल फॉर सेल और 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल। क्या करेंगे? सिंपली व्हिचएवर इज अर्लियर। आओ जरा एक छोटा सा क्वेश्चन पहले आप सॉल्व करो, मैं 2 मिनट आपकी वेट कर लेता हूं। यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एकदम ध्यान से, एकदम पर्टिकुलर प्रॉब्लम ये सॉल्व करना बेटा। चलो एक छोटी सी बात आपको यहां पे बता दूं, जरा चेक करो। गुड्स रिमूव्ड फॉर सेल और रिटर्न बेसिस, तो ये रिमूवल की डेट हमारे लिए काम की है? एब्सोल्युटली हाँ, रिमूवल की डेट को हम कंपेयर करते हैं। चलो अप्रूवल फॉर सेल, अप्रूवल फॉर सेल का मतलब क्या हुआ? सप्लाई। अप्रूवल फॉर सेल का मतलब क्या हुआ? बोलो बेटा हमारे वहां पे सप्लाई। बट क्या रिमूवल की डेट एज इट इज काम की है कि उसमें 6 मंथ्स ऐड करने पड़ेंगे? रिमूवल की डेट एज इट इज काम किया कि 6 मंथ्स ऐड करने पड़ेंगे? तो 6 मंथ्स ऐड करने पड़ेंगे। इट विल बी 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल। तो 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल को हम कंपेयर करेंगे अप्रूवल फॉर सेल के साथ, और ऐसा भी बोल सकते हैं अप्रूवल फॉर सेल को कंपेयर करेंगे 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल के साथ। बाद में क्या करेंगे? विच एवर इज अर्लियर। क्लियर? चलो पहले एक बार आप खुद से ट्राई करो, मैं 2 मिनट आपकी वेट कर लेता हूं। यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग नाउ। चलो मैं शुरू करूं? यस, चेक करो। गुड्स रिमूव्ड, उसमें आपको 6 मंथ्स ऐड करना है। अप्रूवल फॉर सेल के साथ कंपेयर करना है, सिंपल करना है, विच एवर इज अर्लियर। चलो फ्रेंड, 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल, तो यहां पे डेट कौन सी आएगी? इट विल बी 15 जुलाई। फ्रेंड्स जब मंथ्स ऐड करने हो ना तो सिंपली ऐसा याद रखने का, डेट को टच नहीं करना है। जब मंथ्स ऐड करना हो ना तो सिंपली ऐसा याद रखो, डेट को अनअल्टर्ड रखो, उसको चेंज मत करो। 1 में 6 ऐड कर दो, 7, सिंपल। चलो अभी कंपेयर करो किसको किसके साथ? अप्रूवल फॉर सेल को कंपेयर करो 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल के साथ। बोलो विच एवर इज अर्लियर। तो व्हाट इज गोइंग टू बी अर्लियर? इट विल बी 10th मार्च 2018। बोलो बहुत सिंपल, 10th मार्च इज गोइंग टू बिकम अर्लियर। तो 10th मार्च 18 तक आपको इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट इस सर्कमस्टेंसेस में, इस सिचुएशन में, इस केस में आने वाली है। बोलो क्रिस्टल क्लियर? डन है? चलो नेक्स्ट नंबर 2। 12th अप्रैल में 6 मंथ्स ऐड करो, इट विल बी 12/10/2018। तो 12/12 and 12/10 whichever is earlier, so answer will be 12/10। चलो 11/11 उसमें 6 मंथ्स ऐड करेंगे तो 11/17। ऐसा नहीं होता, 11th में आएगा, तो 11th में 2019। so 11th में 19 और 11th November 18, so it would be 11th November 18। चलो लास्ट 4th Jan 18, so it would be 4th July 18। 4th July and 3rd July, आंसर would be 3rd July 2018। तो यहां तक हमको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। तो these are the dates up to which I will be issuing invoice under which section? सेक्शन 31 सब सेक्शन 7। बहुत सिंपल से प्रोविजन है, बहुत आसान से प्रोविजन है फ्रेंड्स। क्लियर है? डन। चलो फ्रेंड्स, एक ही सब सेक्शन हमारी बाकी रहती है इस डिस्कशन में, सेक्शन 31 के डिस्कशन में। आओ उसको भी डिस्कस करना शुरू करते हैं। सेक्शन 31 सब सेक्शन 4। उसके पहले अब तक क्या क्या डिस्कस हुआ, चलो शुरू हो जाओ। 31(1) गुड्स, 31(2) सर्विसेज, 31(3) डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट आएगा, बोलो बेटा 31(4) डिस्कस करना बाकी है, विच इज कंटिन्यूअस गुड्स। बोलो 31(4) कंटिन्यूअस गुड्स। नेक्स्ट आएगा, बोलो बेटा 31(5) कंटिन्यूअस सर्विस, 31(6) सर्विस सीजेस, 31(7) अप्रूवल बेसिस, 31(3)(a) रिवाइज टैक्स इनवॉइस, B नो टैक्स इनवॉइस, C बिल ऑफ सप्लाई, D प्रीसेट वाउचर, E रिफंड वाउचर, F इनवॉइस इन केस ऑफ RCM, G वुड बी पेमेंट वाउचर। क्लियर? चलो शुरू करते हैं। एक ही पेंडिंग सेक्शन, रादर एक पेंडिंग सब सेक्शन, इट इज सब सेक्शन 4 विच इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। जैसे फ्रेंड्स हमारे वहां पे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, annual maintenance contract are very best examples of continuous supply of services. A very wonderful example of continuous supply of goods is newspaper. रोज घर पे आ जाता है। It is not one time single time supply of goods, it is continuous supply of goods. नंबर 2 आपको बताओ, आपके घर पे म्यूनसिपालिटी का पानी आता हो तो कोई चिंता नहीं है, बट सपोज कोई ऐसा एरिया है जहां तक म्यूनसिपालिटी का पानी नहीं आता है, तो पता है वो जार में भर के पानी आता है, आपको शायद पता होगा। वो बिस्लरी की बोतल में पानी आता है, शायद आपको पता होगा, वाटर बॉटल, बट वो बड़ी बड़ी बॉटल नहीं आती, ऑफिसेज में यूज होती है, शायद आपको पता होगा। मैं बात कर रहा हूँ ना, वो ऐसी बॉटल्स की बात कर रहा हूँ। वाटर बॉटल, ये रही, देखो ऐसी बॉटल्स आती है, पता है, ये बड़ी बड़ी बॉटल्स बिस्लरी की, ये जो घर पे आती है। मैं ऐसी ऐसी बातें कर रहा हूँ फ्रेंड्स, देखो
हाँ, ये जो बड़ी बड़ी बॉटल्स है तो वो ऑफिस पे सप्लाई होती है, कभी कभी घर पे सप्लाई होती है। तो फ्रेंड्स ये सिंगल टाइम गुड्स का सप्लाई नहीं है फ्रेंड्स, इट इज द नेचर ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। ये कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर सप्लाई होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल आपको दूं, मिल्क। रोज सुबह रोज सुबह रोज सुबह घर पे आ ही जाता है फ्रेंड्स। तो ये सिनारियो में आप इनवॉइस कब इश्यू करेंगे, उसका आंसर 31(1) ना देते हुए एक स्पेसिफिक सबसेक्शन, बिकॉज ये स्पेसिफिकली उसके लिए ही बनी है, सो स्पेसिफिक ओरल जनरल। तो ये स्पेसिफिक सेक्शन जो बनी है सेक्शन 31 सबसेक्शन 4, वो उसका आंसर हमारे वहां पे देगी कि अभी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में इनवॉइस कब तक इश्यू करना पड़ेगा। ओके जरा चेक करो पहले इसकी छोटी सी डेफिनेशन, व्हाट डू वी मीन बाय कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। एकदम बोगस डेफिनेशन, कुछ सीखने को मिलेगा ही नहीं। आओ जरा चेक करो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब क्या। तो क्या सप्लाई ऑफ गुड्स, हाँ ध्यान में रखने का बेटा, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का मतलब ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया कि सर्विस का ड्यूरेशन शुड एक्सीड व्हाट 3 मंथ्स। सर्विस का ड्यूरेशन शुड एक्सीड व्हाट 3 मंथ्स, वो हमने डिस्कस किया था एक्सीडिंग 3 मंथ्स। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। अभी सिंपल हो जाएगा, इट इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। तो व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। आओ जरा उसका डिस्कशन शुरू करते हैं। सो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स व्हिच इज प्रोवाइडेड और अग्रीड टू बी प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का मतलब क्या हुआ, सप्लाई हो गया है, पैसे आने बाकी है, कंसिडरेशन बाकी है। अग्रीड टू बी प्रोवाइडेड मतलब क्या हुआ, कंसिडरेशन मिल चुका है, सप्लाई फ्यूचर में होने वाला है फ्रेंड्स। ओके तो इट इज प्रोवाइडेड और व्हाट, अग्रीड टू बी प्रोवाइडेड, बट इट शुड बी ऑन कंटिन्यूअस बेसिस और इट शुड बी ऑन रिकरेंट बेसिस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके तो ये कॉन्ट्रैक्ट के नेचर में होना चाहिए, कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर गुड्स का सप्लाई होना चाहिए फ्रेंड्स। ओके नाउ वेदर और नॉट, ऐसा हो कि ना हो तो लिखते क्यों हो आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूं, ऐसा हो कि ना हो तो भी लिखते क्यों हो। पढ़ लेते हैं, बाय मीन्स ऑफ वायर, केबल, पाइपलाइन, अदर कंड्यूट। 4 वर्ड याद में रखो, वायर, केबल, पाइपलाइन, अदर कंड्यूट। तो ये वायर का मतलब आपको पता है, केबल का मतलब आपको पता है, पाइपलाइन का मतलब पता है, शायद नहीं पता होगा वो क्या होगा, कंड्यूट। ओके सो ये वायर आइडेंटिफाई करो, इसमें से वायर कौन सा। चलो 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 चलो, तो ये क्या हो गया हमारे वहां पे वायर। ये क्या लग रहा है तो कि केबल। बाद में क्या था, ये क्या है तो कि पाइपलाइन। लास्ट कौन सा बचा, तो ये बचा कंड्यूट, जिसमें से वायर पास होता है तो उसको बोलेंगे कंड्यूट। बोलो क्लियर डन। तो ऐसा हो के ना हो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो डपोट लिखते क्यों हो ठीक है कई बात नहीं। फॉर विच सप्लायर इनवॉइसेस रेसिपिएंट ऑन रेगुलर और पीरियोडिक बेसिस। तो मतलब रोज इनवॉइस नहीं आ जाएगा बेटा मिल्क का, रोज इनवॉइस नहीं आ जाएगा वाटर सप्लाई का, रोज इनवॉइस नहीं आ जाएगा न्यूज़पेपर का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो उसका एक रेगुलर के स्पेसिफिक इंटरवल होगा, उसका पीरियोडिक इंटरवल होगा, वो इंटरवल के बाद वो इनवॉइस आपको सप्लाई रेज करने वाला है फ्रेंड्स। एंड ऑल्सो दिस इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ गुड्स एज गवर्नमेंट में सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज इट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। मतलब गवर्नमेंट भी कोई स्पेसिफिक सप्लाई को बोल सकती है टू कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। गवर्नमेंट ऐसा डेफिनेटली कोई नोटिफिकेशन के थ्रू बोल सकती है कि सप्लाई ऑफ गुड्स तो बन जाएगा कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, बट अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन हमारे वहां पे आया नहीं है फ्रेंड्स। मगज की शांति, बोलो क्लियर है डन। ओके तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इट्स दैट सर्विस शुड एक्सीड व्हाट 3 मंथ्स, बट ऐसा कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। चलो आओ तो अभी इनवॉइस कब इश्यू करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स हमारे लिए। चलो उसके पहले 2-3 बातें समझते हैं फ्रेंड्स। देखो न्यूज़पेपर जैसी प्रोडक्ट है जो सप्लायर इनवॉइस बनाता है, उसको उसकी क्वांटिटी के साथ कोई लेवा देवा नहीं होता। समझने का प्रयत्न करें, मतलब कितने नंबर ऑफ पेजेस है उसके ऊपर उसका लेटर से प्राइस डिटरमाइन नहीं होता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। एक महीने का एग्जांपल के तौर पे नक्की हुआ है 500 रुपया, तो बाद में कितने नंबर ऑफ पेजेस आए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, उससे हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है फ्रेंड्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ऐसा होगा कि आपका जो सप्लायर है, आपका जो सप्लायर है वो कोई स्टेटमेंट, वो कोई डेटा, वो कोई मैकेनिज्म के थ्रू ये डेटा नहीं मेंटेन करता होगा कि भाई आपको मुझे 1 महीने के बाद कितना पैसा चार्ज करना है। वो फिक्स ही होगा, वो फिक्स ही होगा। 1 महीना खत्म हुआ लाओ 500 रुपया, सेकंड महीना खत्म हुआ लाओ सेकंड 500, फोर्थ महीना खत्म हुआ लाओ फोर्थ 500। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। बोलो यस और नो। यस। अभी मिल्क जैसी प्रोडक्ट है, वाटर बॉटल जैसी प्रोडक्ट है, क्या वो इनवॉइस फिक्स ही हो जाएगा अमाउंट वाइज कि वो क्वांटिटी के साथ चेंज होगा। चलो मुझे बताओ क्या क्वांटिटी की इफेक्ट उसके इनवॉइस के ऊपर आएगी, बोलो यस नो।
मिल्क ज्यादा मंगवाएंगे कम मंगवाएंगे, प्लस माइनस होगा कि नहीं होगा? मिल्क की जो बैग होगी आज 2 मंगवाई, कल 3 मंगवाई, कल नेक्स्ट डे मेहमान आने वाले तो ज्यादा मंगवाई, उसके बाद के दिन वैकेशन के ऊपर जाने वाले तो 4-5 दिन मंगवाई ही नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेम गोस टू वाटर बॉटल आल्सो, आज ज्यादा पानी यूज हुआ तो ज्यादा मंगवाई, कल नहीं हुआ तो नहीं मंगवाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? बोलो यस नो यस। तो मुझे ऐसा कहना है, तो क्या क्वांटिटी का फर्क ऐसे नेचर ऑफ गुड्स के ऊपर पड़ता है जो मिल्क हो वाटर हो? एब्सोल्युटली यस। बट क्या क्वांटिटी की इफेक्ट न्यूज़पेपर वाले प्रोडक्ट के ऊपर पड़ती है, मतलब ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर पड़ती है? तो क्या एब्सोल्युटली ना। तो दो अलग अलग पैरामीटर हमारे पास हो गए। न्यूज़पेपर वाला जो सप्लायर होगा वो आपको इनवॉइस बनाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, बट जो मिल्क वाटर जैसा सप्लायर होगा वो आपको इनवॉइस बनाएगा बेस्ड अपॉन क्वांटिटी। यस नो यस। तो ये क्वांटिटी मेजर करने के लिए, ये क्वांटिटी के लिए उसको कुछ ना कुछ स्टेटमेंट, उसको कुछ ना कुछ डायरी, उसको कुछ ना कुछ मैकेनिज्म से डेटा तो रखना पड़ेगा ना, कि पहला दिन था 4 बैग, 5 लेटर से सेकंड डे था 3 बैग ऑफ मिल्क, ऐसा डेटा मेंटेन करना पड़ेगा। फर्स्ट डे है तो 4 वाटर बॉटल थी, 2 दिन है तो 3 वाटर बॉटल थी, ऐसा कोई ना कोई जगह पे वो डायरी मेंटेन करेगा, वो स्टेटमेंट मेंटेन करेगा, और मतलब इन शॉर्ट कोई ना कोई मैकेनिज्म से वो ये डेटा मेंटेन करने वाला है, जिसकी रेसिपिएंट पहले अप्रूवल देगा। सप्लायर बताएगा कि देखो ऐसा ऐसा तुम्हारा स्टेटमेंट है, तुम फटाफट अप्रूवल दे दो फ्रेंड्स। तो यहां पे ऐसा स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा, वो स्टेटमेंट का मोड कोई भी हो उससे हमको फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये पहले स्टेटमेंट देगा सप्लायर रेसिपिएंट को, एंड रेसिपिएंट उसको अप्रूव करेगा, एंड वो अप्रूवल के बाद सप्लायर क्या बनेगा? बोलो बेटा हमारे वहां पे इनवॉइस। यस नो? इनवॉइस बनने के बाद क्वांटिटी में कुछ प्लस माइनस हुआ तो वापस उसको चेंज करना पड़ेगा। उसके पहले यहां पे क्या करो, क्योंकि सप्लायर रेसिपिएंट को पहले स्टेटमेंट बताएगा, डायरी बताएगा, उसका जो भी मैकेनिज्म से उसने बनाया होगा, डेटा रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा वो बताएगा, उसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट। उसको हम क्या बोलने वाले हैं? बोलो बेटा स्टेटमेंट। तो सप्लायर रेसिपिएंट को स्टेटमेंट बताएगा, एंड वो रेसिपिएंट क्या करने वाला है? बोलो उसको अप्रूव। तो रेसिपिएंट उसको बाद में क्या प्रोवाइड करेगा? अप्रूवल फ्रेंड्स। बोलो क्लियर इतना? यस नो यस। बट यहां पे कैसा स्टेटमेंट का सिस्टम होगा ना, यहां पे तो डायरेक्टली क्या होगा, यहां पे तो डायरेक्टली ऐसा होगा कि रेसिपिएंट जो भी है ना वो हमारे सप्लायर को पेमेंट ही कर देगा। रेसिपिएंट जो है वो डायरेक्टली सप्लायर को क्या कर देगा? तो क्या पेमेंट। बट यहां पे क्या होगा, मिल्क वाटर वाले एग्जांपल में क्या होगा कि पहले सप्लायर रेसिपिएंट को स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगा, एंड वो स्टेटमेंट के बाद ये जो रेसिपिएंट है वो हमारा पे क्या करने वाला है? पेमेंट। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मैंने कैसे एग्जांपल्स को बाइफरकेट करने का प्रयत्न किया बेटा। चलो यहां पे ध्यान दे दो। न्यूज़पेपर वाला जो प्रोडक्ट है, मिल्क वाटर जैसा कोई प्रोडक्ट है, ओके, तो इसको हम बोलेंगे फिक्स्ड, मतलब इसका कोई क्वांटिटी के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी क्वांटिटी के साथ फर्क पड़ता है तो उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, लॉ ने ऐसा कोई बाइफरकेशन नहीं किया, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मिल्क वाटर ऐसी प्रोडक्ट है जो वेरिएबल 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 रहेगी, एंड न्यूज़पेपर ऐसी प्रोडक्ट है जो ऑलवेज फिक्स रहने वाली है। तो फिक्स्ड होगा ना बेटा, उसमें स्टेटमेंट नहीं होगा, डायरेक्टली पेमेंट होगा। वेरिएबल होगा ना तो उसमें पहले स्टेटमेंट का अप्रूवल होगा, बाद में क्या होगा? पेमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे माय डियरेस्ट अंडर अकाउंटेंट? बोलो यस नो। न्यूज़पेपर जैसी प्रोडक्ट में नेचर फिक्स्ड है, वाटर मिल्क जैसी प्रोडक्ट में नेचर वेरिएबल है। फिक्स्ड होगा तो कोई स्टेटमेंट नहीं होगा, डायरेक्टली पेमेंट होगा। वेरिएबल होगा तो पहले स्टेटमेंट का अप्रूवल लिया जाएगा, बाद में पेमेंट आएगा। यस नो यस। इनवर्स कब बनाना है? हम तो 31(4) सीखते क्यों हैं? हम 31(4) का इंपॉर्टेंस क्या और उसका रेलेवेंसी क्या? इट विल बी टाइम लिमिट फॉर इशूइंग इनवॉइस। इनवॉइस कब तक इशू करना है, उसकी टाइम लिमिट कौन नक्की करेगा? क्योंकि सेक्शन 31 सबसेक्शन 4। तो इनवॉइस कब तक इशू करना है? फर्स्ट केस फिक्स्ड नेचर जैसा होगा ना तो उसमें आपको इनवॉइस इशू करना है, एक ही ट्रांजैक्शन, कौन सा? पेमेंट। तो ऑन और बिफोर पेमेंट। सप्लायर रेसिपिएंट के बीच में ट्रांजैक्शन एवरी मंथ क्या होगा? तो खाली पेमेंट का ट्रांजैक्शन होगा। तो इनवॉइस कब तक इशू करना है? ऑन और बिफोर पेमेंट, ऑन और बिफोर पेमेंट, ऑन और बिफोर पेमेंट। सेकंड में देखो वेरिएबल में मजा आने वाली है, पहले सप्लायर रेसिपिएंट को स्टेटमेंट देगा, बाद में रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट देगा। तो लॉ ने बोला आपको इनवॉइस इशू करना है ऑन और बिफोर स्टेटमेंट। इनवॉइस कब तक इशू करो? ऑन और बिफोर स्टेटमेंट। फिक्स्ड होगा। इनवॉइस कब तक इशू करो? ऑन और बिफोर पेमेंट। रिपीट करूंगा, वेरिएबल है। इनवॉइस कब तक इशू करो? ऑन और बिफोर स्टेटमेंट। फिक्स्ड है। इनवॉइस कब तक इशू करो? ऑन और बिफोर पेमेंट। रिपीट करूंगा, वेरिएबल है। इनवॉइस कब तक इशू करो? ऑन और बिफोर स्टेटमेंट। फिक्स्ड है। इनवॉइस कब तक इशू करो? ऑन और बिफोर पेमेंट। बोलो क्लियर? एकदम पक्का? डन। आओ जरा चेक करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट। वेर सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। बोलो कब हम इश्यू करेंगे सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स? जब नेचर ऑफ सप्लाई विल बी व्हाट? वेरिएबल के फिक्स। चलो चैट बॉक्स में लिखना शुरू करो, VKF। चलो फटाफट लिखना शुरू करो। स्टेटमेंट कब आएंगे? सक्सेसिव मतलब एवरी मंथ एवरी मंथ एवरी मंथ एवरी मंथ। स्टेटमेंट कब आएंगे? जब वेरिएबल होगा कि फिक्स्ड होगा? एब्सोल्युटली वेरिएबल।
तो फ्रेंड्स इनवॉइस कब तक इश्यू करना है, जरा चेक करो। इनवॉइस शैल बी इश्यूड बिफोर और एट द टाइम ईच सच स्टेटमेंट इज इश्यूड, बरोबर ना। इनवॉइस कब तक इश्यू करना है, ऑन और बिफोर स्टेटमेंट। बोलो इनवॉइस कब तक इश्यू करना है, ऑन और बिफोर स्टेटमेंट। इनवॉइस कब तक इश्यू करना है, ऑन और बिफोर स्टेटमेंट। नाउ वेयर सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व, वेर सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व। बोलो इनवॉइस कब तक इश्यू करो, स्टेटमेंट के पेमेंट, स्टेटमेंट के पेमेंट, स्टेटमेंट के पेमेंट। यहां पे तो फ्रेंड्स फिक्स्ड नेचर है, स्टेटमेंट तो होगा ही नहीं। तो बोलो इनवॉइस कब तक इश्यू करो, ऑन और बिफोर पेमेंट। तो यहां पे हमको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा, इनवॉइस शैल बी इश्यूड ऑन और बिफोर ईच सच पेमेंट इज रिसीव्ड। तो यहां पे हमको जो फोकस करना है वो पेमेंट के ऊपर फोकस करना है। बोलो क्लियर, दो सिचुएशन दो आंसर। मैं वापस एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं यहां पे खास आपके लिए। जो बेटा वेरिएबल होगा तो सक्सेसिव स्टेटमेंट्स होंगे, तो इनवर्स कब तक इश्यू करो, ऑन और बिफोर स्टेटमेंट। जो बेटा फिक्स्ड होगा तो कोई स्टेटमेंट नहीं होगा, डायरेक्टली पेमेंट होगा। तो ऐसा बोलूं सक्सेसिव पेमेंट्स होंगे। तो इनवर्स कब तक इश्यू करूं, तो ऑन और बिफोर पेमेंट। क्लियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लैरिटी आ रही है बेटा आपको, एकदम मजबूत। बोलो वेरिएबल सक्सेसिव स्टेटमेंट्स होंगे तो ऑन और बिफोर स्टेटमेंट, उसमें पेमेंट कब करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिक्स्ड है तो सक्सेसिव पेमेंट्स ही होंगे, बिकॉज यहाँ पे तो कोई स्टेटमेंट वेटमेंट तो होगा ही नहीं, तो डायरेक्ट इनवॉइस कब तक इशू करेंगे, ऑन और बिफोर पेमेंट। चलो आओ एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद हमारा पूरा सेक्शन 31 को हम कंक्लूड करेंगे। हाँ एक स्पेशल प्रोविजन सेक्शन 31 में डिस्कस करना है, बाकी वो मेरे मन में, आप उसकी चिंता ना करो, उसको लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। चलो सेक्शन 31 सबसेक्शन 4 का एक छोटा सा एग्जांपल। प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स टू हमारे में नाम नहीं बोला जाता बेटा, ऐसा है। फॉर विच स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। बताओ मुझे फटाफट, वेरिएबल है क्या फिक्स्ड है, वेरिएबल है क्या फिक्स्ड है, वेरिएबल क्या फिक्स्ड है, बताओ फटाफट मुझे। वेरिएबल के फिक्स, वेरिएबल के फिक्स, वेरिएबल के फिक्स, वेरिएबल 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 आर प्रेजेंटेड टू रेसिपिएंट, मैं सप्लायर वो रेसिपिएंट ऑन मंथली बेसिस। तो एवरी मंथ मैं उनको क्या इश्यू करता हूं, स्टेटमेंट। अब मैं एवरी मंथ उनको क्या इश्यू करता हूं, बोलो फटाफट, स्टेटमेंट। क्लियर, चलो आगे चेक करो। सक्सेसिव स्टेटमेंट्स आर इश्यूड ऑन 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ, हर एक मंथ के नेक्स्ट मंथ की 5 तक, हर एक मंथ के नेक्स्ट मंथ की 5 तक, हर एक मंथ के नेक्स्ट मंथ की 5 तक मैं क्या इश्यू करता हूं, हमारे वहां पे स्टेटमेंट। नाउ फॉर जनवरी 21 द स्टेटमेंट वाज इश्यूड ऑन 5th फरवरी 2021। मैं तो ऐसा भी बोलना चाहता हूं, पेमेंट आया 8 फरवरी को, स्टेटमेंट इश्यू किया 5 फरवरी को, पेमेंट कब आया, बोलो बेटा 8 फरवरी को। बाय व्हाट टाइम स्मिथ लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू इश्यू इनवॉइस। तो बोलो ये क्या हुआ, वेरिएबल के फिक्स, वेरिएबल के फिक्स, वेरिएबल फिक्स। आंसर आया वेरिएबल। तो पहले स्टेटमेंट आएगा बाद में पेमेंट आएगा। बोलो इनवॉइस कब तक इश्यू करना पड़ेगा, उसके लिए सेक्शन का रेफरेंस कौन सा आएगा, बोलो बेटा यहाँ पे section reference would be section 31 subsection 4, it is continuous supply of goods। बोलो क्लियर, डन। इनवॉइस कब तक इश्यू करना पड़ेगा, अप टू 5th फरवरी 2021। बोलो क्लियर, एकदम पाक्को। इसका पेमेंट 8 को हुआ, 9 को हुआ, 10 तारीख को हुआ, अरे नेक्स्ट महीने को हुआ, उससे हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है। इनवॉइस शैल बी इश्यूड ऑन और बिफोर स्टेटमेंट, ऑन और बिफोर स्टेटमेंट, ऑन और बिफोर स्टेटमेंट। क्लियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एकदम मजबूत बेटा, पाक्को। सेक्शन मगज में क्लियर, वेरिएबल, स्टेटमेंट, फिक्स्ड, पेमेंट, मगज में सेट हो रहा है, वेरिएबल, स्टेटमेंट, फिक्स्ड, पेमेंट, स्टोरी खत्म, डन। चलो पूरे सेक्शन 31 हमने कंक्लूड की, एक स्पेशल प्रोविजन खाली हमने डिस्कस करने बाकी रखे, वो तो हो जाएगा, नॉट टू वरी। चलो फ्रेंड्स एक साथ हम साथ लगातार जितनी बार रिफर करेंगे उतनी बार फायदा ही फायदा है। चलो शुरू हो जाओ। 31(1) गुड्स, 31(2) सर्विसेज, 31(3) क्या होगा, आरटीआई, 31(3) क्या होगा, नो टैक्स इनवॉइस, 31(3) बिल ऑफ सप्लाई,
31(3)D receipt voucher, 31(3)E refund voucher, 31(3)F invoice in case of RCM, 31(3)G क्या होगा, payment voucher, 31(4) it is continuous supply of goods, 31(5) it is continuous supply of services, 31(6) it is service ceases before its completion, 31(7) it is sale on approval basis. बोलो क्लियर है? आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा होमवर्क है, बट क्लास में ही करना है। एक छोटा सा होमवर्क है जो आप क्लास में ही करेंगे। क्या करेंगे, एक सेक्शन का लिस्ट आप बना के मुझे देंगे। 31(1) आप लिखेंगे गुड्स, 31(2) आप लिखेंगे सर्विसेज, 31(3) उसके बाजू में ए लिखेंगे, आप लिखेंगे RTI, 31(3)B आप लिखेंगे नोडेक्स इनवॉइस। क्लियर? 31(3)C आप क्या लिखेंगे, आगे की जर्नी आप हैंडल करोगे। ऐसे 7 तक खाली 2 मिनट आपसे इन्वेस्ट में करवाऊंगा, बट ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, क्लियर अभी से हो जाना चाहिए। तो धीरे धीरे आगे जाके सेक्शंस बढ़ती जाएगी। अभी तक हमने खाली वैल्यू ऑफ सप्लाई देखा, टैक्स इनवॉइस देखा, धीरे धीरे आगे जाके हमारी सेक्शंस का लोड बढ़ता जाएगा। तो ऐसा ना हो जाए कि बाद में कुछ लोचा हो जाए। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप फटाफट ये लिस्ट बनाओ, एंड लिस्ट बनाने के बाद मैंने ऑलरेडी मेरा नंबर आपको दे दिया है, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप करो, तो मुझे पता चले कि लिस्ट आपको कितना याद है। उसका फोटो खींचो एंड फटाफट इस नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सएप करो। मैं वेट कर रहा हूं आपके इमेज की। चलो शुरू हो जाओ। 1 2 3 स्टार्ट। आई एम वेटिंग फॉर योर लिस्ट। चलो फटाफट शुरू हो जाओ। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 1 2 3 गो। चलो फ्रेंड्स, लगभग सारे लोगों ने लिस्ट भेज दिया है, लगभग सारे लोगों का एकदम परफेक्ट है। मैंने ट्राई किया है सारे लोगों को रिप्लाई करना। कोई रिप्लाई रह गया होगा तो बाद में मैं कर दूंगा, आप चिंता ना करो। ओके चलो शुरू करते हैं। सेक्शन 31 1 2 3 4 5 6 7 की डिस्कशन के बाद एक छोटा सा रूल है, रूल नंबर 46। दिस इज ऑफ CGST रूल्स 2017। फ्रेंड्स बचपन में सीखा था। बोलो इनवर्स का कोई फॉर्मेट है? ना 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 ना, इनवर्स का कोई फॉर्मेट नहीं है। पर उसमें पर्टिकुलर्स क्या क्या होने चाहिए, उसके कंटेंट्स क्या क्या होने चाहिए, उसका लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है अंडर रूल नंबर 46 फ्रेंड्स। तो वो लिस्ट क्या 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 उसमें कंटेंट्स होने चाहिए, आज आओ जरा उसका इन डिटेल डिस्कशन शुरू करते हैं। 16 पॉइंट्स है, एक 17 नंबर अमेंडमेंट के तौर पे ऐड हुआ है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इन शॉर्ट 17 पॉइंट्स हमारे इनवर्स में होने चाहिए मैंडेटरी बिजनेस के ऊपर। डन? आओ चलो चेक करते हैं। नंबर 1 क्या होना चाहिए, नाम, एड्रेस, GSTIN ऑफ सप्लायर, मतलब सप्लायर का नाम होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, उसका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर उसमें होना चाहिए फ्रेंड्स। ओके मैंने आपको बताया था एक दिन कि जैसे ही आप GST में ऑब्टेन करोगे रजिस्ट्रेशन, आपको एक नंबर दिया जाएगा। वो नंबर कौन सा होगा, बोलो बेटा? GSTIN। इट इज नथिंग बट व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्लियर? चलो तो नाम एड्रेस नंबर, नाम एड्रेस नंबर, नाम एड्रेस नंबर किसका? सप्लायर। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर। फ्रेंड्स कोई भी इनवॉइस आप देखते होंगे ना, तो वहां पे इनवर्स नंबर लिखा होगा, इनवर्स नंबर 1, इनवर्स नंबर 2, इनवर्स नंबर 3, इनवर्स नंबर 4, ऐसा नंबर लिखा होता है। वो नंबरिंग करना क्यों जरूरी है? बिकॉज इट इज रिक्वायरमेंट ऑफ रूल नंबर 46 कि आपका इनवर्स नंबर को सीरियली मेंटेन करना जरूरी है फ्रेंड्स। हाँ वो सीक्वेंस में होना जरूरी है, ऐसा नहीं कर सकते 1 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 95 એવું બધું ना चले। वो सीक्वेंशियल होना जरूरी है बिकॉज इट इज कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर फ्रेंड्स। वो मैक्सिमम कितने डिजिट्स के होंगे? इट विल मैक्सिमम 16 कैरेक्टर्स। मतलब आपका इनवर्स नंबर ऐसा हो सकता है B/2032/AB/2067 हाइफन डैश कुछ भी करो A। इन शॉर्ट ऐसा आपका इनवर्स नंबर डेफिनेटली हो सकता है जिसमें अल्फाबेट्स भी हो, न्यूमेरिकल्स भी हो, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो, हाइफन हो, डैश हो, स्लैश हो, कुछ भी चलेगा, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। बट इन टोटल आप चेक करो ना तो वो 16 कैरेक्टर से बढ़ना चाहिए नहीं फ्रेंड्स। MCQ के लिए इंपॉर्टेंट आपका जो इनवर्स का नंबर है वो 16 डिजिट से ऊपर जाना चाहिए नहीं फ्रेंड्स, ध्यान रखना है। ओके चेक करो फिर एक बार। कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर बट नॉट एक्सीडिंग हाउ मेनी कैरेक्टर्स? इट शुड बी 16 कैरेक्टर्स मैक्सिमम। ओके इन वन और मल्टीपल सीरीज। जरूरी नहीं है कि शुरू किया B से मतलब सारे इनवर्स आपके B से शुरू होना चाहिए। इट कैन बी इन एनी सीरीज, A से शुरू करो, B से शुरू करो, C से शुरू करो, इट कैन बी इन एनी सीरीज। ओके आगे चेक करो। कंटेनिंग अल्फाबेट्स चलेंगे, न्यूमेरिकल्स चलेंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स चलेंगे, हाइफन चलेगा, डैश चलेगा, स्लैश चलेगा, अरे कोई भी कॉम्बिनेशन चलेगा, कोई फर्क पड़ता नहीं है। बाट इट शुड बी यूनिक आपके जैसा फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। एक ही फाइनेंशियल ईयर के लिए 2 इनवर्स नंबर सेम कभी हो सकते नहीं है फ्रेंड्स। बोलो क्लियर? डन? MCQ के लिए याद रखो 16 कैरेक्टर्स।
नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर्स, उसके ऊपर आपका इनवॉइस नंबर हो सकता नहीं है फ्रेंड्स। 17 कंटेंट्स आसपास है जिसको हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। उसमें फर्स्ट पॉइंट था नाम, एड्रेस, नंबर ऑफ सप्लायर। सेकंड आएगा इनवॉइस नंबर, मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स होंगे बोलो बेटा, 16 कैरेक्टर्स। थर्ड आएगा बेटा हमारे वहां पे डेट ऑफ इट्स इश्यू। डेट क्यों लिखनी है इनवॉइस में, बर्थडे मनानी है कि हैप्पी बर्थडे इनवॉइस, हैप्पी बर्थडे इनवॉइस, बर्थडे मनानी है इनवॉइस की। अरे ना, बट कौन से टैक्स पीरियड में ये फॉल हो रहा है वो तो बताना पड़ेगा ना। जनवरी का इनवॉइस है तो फरवरी में उसकी जीएसटी भरने की लायबिलिटी आएगी, मार्च का इनवॉइस है तो अप्रैल में उसकी जीएसटी भरने की लायबिलिटी आएगी। डेट ही नहीं लिखेंगे तो पता कैसे चलेगा कौन से महीने का ये इनवॉइस है, कौन से महीने में उसकी लायबिलिटी आएगी। सो हमको मेंशन करना पड़ेगा उसके ऊपर का डेट। तो डेट ऑफ इनवॉइस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मैंडेटरी पर्टिकुलर व्हिच हैज टू बी स्पेसिफाइड इन व्हाट, टैक्स इनवॉइस। बोलो बेटा क्लियर, एकदम पाक्को। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोलो बेटा यस नो यस। तो नाम, एड्रेस, नंबर ऑफ सप्लायर। नेक्स्ट आएगा सीरियल नंबर, डिजिट कितने मैक्सिमम 16। नेक्स्ट आएगा डेट ऑफ इट्स इश्यू। नेक्स्ट आएगा बेटा रेसिपिएंट का स्टेटस। जो रेसिपिएंट हमारे वहां पे रजिस्टर्ड है, जो रेसिपिएंट हमारे वहां पे अनरजिस्टर्ड है। तो दो टाइप के रेसिपिएंट हमारे वहां पे पॉसिबल है, एक रेसिपिएंट रजिस्टर्ड, एक रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड। तो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा तो उस केस में जो डिटेल्स उसकी मेंशन करनी पड़ेगी, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका GSTIN। तो GSTIN नहीं होगा तो एक दिन हमने सीखा था रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन में एक पर्सन एक्सक्लूड किया जाता है, इसके पास क्या होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। याद आ रहा है बेटा, तो उसका यूनिक नंबर होगा तो भी उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा तो नाम, एड्रेस, नंबर। रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा तो क्या होगा बोलो बेटा फटाफट, नाम, एड्रेस, नंबर। तो रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होगा उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि वो उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है ना, उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई इट इज 50,000 और मोर। उसका जो वैल्यू ऑफ सप्लाई एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट, इट इज 50,000 और मोर। सो 50,000 और मोर में क्या किया जाएगा, क्या इंफॉर्मेशन डिटेल मेंशन की जाएगी, तो क्या नाम, उसका एड्रेस रेसिपिएंट का, एड्रेस ऑफ डिलीवरी। ऐसा हो सकता है कि रेसिपिएंट का एड्रेस अलग हो, गुड्स और कोई जगह पे डिलीवर करने वाले हो, इट इज पॉसिबल। तो अलग अलग हो तो अलग अलग लिखने का, एक हो तो सेम टू सेम एड्रेस आपको कॉपी कर देना है। अलॉन्ग विथ नेम ऑफ स्टेट, मतलब गुजरात, राजस्थान, पंजाब एक्सेट्रा, एंड इट्स कोड। अभी एक छोटी सी बात आपको बताओ, हमारे जीएसटी में क्या होता है पता है बेटा, कि स्टेट का एक स्पेसिफिक कोड है। सपोज गुजरात है तो गुजरात का 24 है, तो वो स्टेट का कोड आपको मेंशन करना पड़ेगा। आपका होमवर्क क्या, आप जिस स्टेट में ये वीडियो देख रहे हो उस स्टेट का खुद से कोड आप ढूंढ लो, उस स्टेट का कोड ढूंढ लो एंड પછી मुझे व्हाट्सएप करना कि आपके स्टेट का कोड कौन सा है फ्रेंड्स। गुजरात का कोड है 24 जो मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स। ओके डन, पक्को। चलो आगे बढ़ते हैं। जो वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस देन 50,000 है, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस देन 50,000 है, जो 50,000 और मोर होगा तो मैंने आपको बता दिया नाम, एड्रेस, डिलीवरी, स्टेट अलोंग विथ इट्स कोड। जो 50,000 से कम हुआ तो उस सिनेरियो में हम अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट, हम फोर्स नहीं कर सकते रेसिपिएंट को, हम फोर्स नहीं कर सकते सप्लायर को हमारा नाम लिखो ही लिखो, हम फोर्स नहीं कर सकते एड्रेस तू ना तो क्यों लिखे, हम फोर्स नहीं कर सकते, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जरा नाम लिखो ना, तेरा एड्रेस लिखो ना, जरा हमारा डिलीवरी का लोकेशन लिखो ना। तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम फोर्स कर सकते नहीं है फ्रेंड्स। तो ये क्या लिखा है, अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट्स may still request the aforesaid details to be recorded where in tax invoice। बोलो क्लियर है पक्को। चलो शुरू हो जाओ। अलग अलग 17 आसपास के कंटेंट्स हमारे इनवॉइस में होने जरूरी है एज पर रूल नंबर 46। उसमें पहला कंटेंट है नाम, एड्रेस, नंबर ऑफ सप्लायर, बाद में आएगा फ्रेंड्स सीरियल नंबर, डिजिट कितने मैक्सिमम 16, उसके ऊपर डिजिट जा सकते हैं नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आएगा डेट ऑफ इट्स इश्यू, बाद में अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा तो नाम, एड्रेस, नंबर, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000 और मोर तो नाम, एड्रेस, डिलीवरी, स्टेट, उसका कोड, एंड जो 50,000 से कम होगा हम क्या कर पाएंगे, रिक्वेस्ट। बोलो क्लियर डन। नेक्स्ट आएगा बेटा HSN कोड, जिसको हम प्रेम से बुलाएंगे हसीना कोड। ये क्या होता है आप समझो। HSN कोड का फुल फॉर्म होता है बेटा हमारे वहां पे हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड। ये कोड अब तक है ना बेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज हुआ करता था। एग्जांपल के तौर पे इंडिया से US कुछ एक्सपोर्ट हुआ, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया कुछ इंपोर्ट हुआ, तो फ्रेंड्स ये एक्सपोर्ट का डेटा, ये इंपोर्ट का डेटा हर एक कंट्री के लिए बहुत क्रूशियल होता है, जिससे हमारी पॉलिसीज बनेगी, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनेगी, हमारे बजट के ऊपर उसका लेटर से इफेक्ट आएगा। सो हमारे पास डेटा कब आएगा, एग्जांपल के तौर पे इंडिया से US एक्सपोर्ट क्या हुआ, तो क्या गोल्ड एक्सपोर्ट हुआ एग्जांपल के तौर पे, तो मैं लिखूंगा गोल्ड, आप लिखेंगे ज्वेलरी, कोई और लिखेगा रिंग, कोई और लिखेगा बैंगल्स, कोई और लिखेगा डायमंड, कोई और लिखेगा लकी। आप समझ रहे हो ना जो मैं कहना, कोई लिखेगा इयररिंग्स, कोई लिखेगा नेकलेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट।
तो अलग अलग नाम से डेटा आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। उसकी जगह हमने उसका कोडिंग सिस्टम बना दिया कि एग्जांपल के तौर पे गोल्ड का कोड कौन सा, तो एग्जांपल के तौर पे 246002 एग्जांपल के तौर पे, तो ये उसका कोड हो गया। तो ये उसका कोड मैं भी मेंशन करूं, आप भी मेंशन करो, कोई और भी मेंशन करे, तो गवर्नमेंट को करना हो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कि भाई इंडिया से यूएस एक्सपोर्ट कितना गोल्ड हुआ, तो एकदम इमीडिएटली एकदम इजीली ये डेटा उसके पास अवेलेबल हो जाएगा। अब समझो, नाम से डेटा को अक्यूमुलेट करना बहुत टफ हो जाएगा। Are you getting my point? मैं अलग स्पेलिंग यूज करूंगा, आप अलग स्पेलिंग यूज करेंगे, मेरी लैंग्वेज अलग होगी, आपकी लैंग्वेज अलग होगी। Are you getting my point? तो जो हम नाम के ऊपर गए तो एनालिसिस हो ही नहीं पाएगा डेटा का, बट जो हम कोडिंग सिस्टम के ऊपर गए तो इजीली यूएस भी आइडेंटिफाई कर पाएगा कि इंडिया से कितना इंपोर्ट हो रहा है, इंडिया भी आइडेंटिफाई कर पाएगा कि यूएस को हम कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यस नो? चलो, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया एग्जांपल के तौर पे समझो कोल आया, कोल के अलग अलग टाइप, अलग अलग नाम, हम थोड़ा सिंपल रखते हैं, कोल की जगह एग्जांपल के तौर पे प्लास्टिक यूज करते हैं। तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से प्लास्टिक इंपोर्ट किया। अभी प्लास्टिक के लिए आप यूज करोगे बकेट, मैं यूज करूंगा एग्जांपल के तौर पे ब्रश, और कोई यूज करेगा और कोई प्रोडक्ट का नाम, तो ये एनालिसिस नहीं हो पाएगा स्टैटिस्टिकली। तो हम डिसीजन कैसे ले पाए कि भी ऑस्ट्रेलिया से इंडिया इंपोर्ट हो रहा है, इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, तो हम इंडिया में ये मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करें कि ना करें? सब्सटेंशियल इंपोर्ट हो रहा हो तो शुरू करें, थोड़ा इंपोर्ट हो रहा हो तो जाने दे, क्या फर्क पड़ता है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए हम नाम से डेटा एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमको क्या चाहिए बोलो बेटा? हमारे वहां पे कोडिंग सिस्टम। तो आज भी यूज हो ही रहा है, बट आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए ये कोडिंग सिस्टम को हम यूज किया करते थे। मतलब मेरे बिल में जब मैं इनवॉइस बनाऊंगा एक्सपोर्ट का, जब इनवॉइस बनेगा मेरा शिपिंग का, तो उस केस में हम डिस्क्रिप्शन तो लिखते हैं कि भाई क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके तहत उसका कोडिंग सिस्टम जो मेंशन किया गया है, कोड है, वो भी हम लिखेंगे। एंड वो कोड सब कंट्रीज में, बहुत सारी कंट्रीज में, जब यहां पे चेक करो, इट इज अराउंड मोर देन, बहुत सारी, एग्जैक्ट मुझे डेटा तो आज याद नहीं आ रहा है, बट इट इज अराउंड 125 प्लस कंट्रीज ने इस कोड को कॉमनली जनरली एडॉप्ट किया हुआ है। मतलब जो कोड इंडिया वाले यूज करते होंगे वही चाइना वाले यूज करते होंगे, वो यूएस वाले यूज करते होंगे, वही रशिया वाले भी यूज कर रहे होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कोडिंग सिस्टम सबके लिए कॉमन है। सो हर एक कंट्रीज अपना कर पाएगी एनालिसिस कि उनके वहां से क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, उनके वहां पे क्या इंपोर्ट हो रहा है फ्रेंड्स। तो ये कोड कौन सा जो अब तक हम यूज किया करते थे कस्टम पर्पस के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, तो ये कोड कौन सा? दिस कोड वाज HSN कोड, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड। किसने बनाया? इसको बनाया गया है बाय वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, ओके, विद विजन ऑफ क्लासिफाइंग गुड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द सिस्टमैटिक मैनर। ये HSN कोड होता है ना बेटा, डिजिट्स कितने होते हैं? उसके 8 डिजिट होते हैं, एंड अराउंड 5000 प्लस प्रोडक्ट्स को ये क्लासिफाई करता है, विच इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। जो मैंने आपको बताया, लगभग 125 प्लस कंट्रीज ने उसको एडॉप्ट किया हुआ है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात है सर, तुम जीएसटी में क्या कर रहे हो? हम जीएसटी के रूल 46 को डिस्कस कर रहे थे, क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पहुंच गए हो? गवर्नमेंट अभी एनालिसिस करना चाहती है गुजरात में क्या सेल हो रहा है, गुजरात से राजस्थान क्या सेल हो रहा है, गोवा से पंजाब क्या सेल हो रहा है, पंजाब से केरला क्या सेल हो रहा है, केरला से आंध्र प्रदेश क्या सेल हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कोडिंग सिस्टम को हमारे जीएसटी में भी एज इट इज एडॉप्ट कर दिया गया। मतलब अभी जब मैं इनवॉइस बनाऊंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अभी जब मैं इनवॉइस बनाऊंगा, वो इनवॉइस में मैं कोड भी मेंशन करूंगा, जो होगा HSN कोड, जो अब तक खाली हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज किया करते थे। अभी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बाद हम उसको जीएसटी पर्पस के लिए जब हम सप्लाई करते हैं, उसमें भी हम डेफिनेटली यूज करने वाले हैं फ्रेंड्स, जिससे गवर्नमेंट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर पाएगी कि क्या सप्लाई हो रहा है, क्या परचेज हो रहा है, कौन से स्टेट का क्या सिचुएशन है। एक क्लिक के ऊपर सब पिक्चर गवर्नमेंट के सामने आ जाएगा कि कौन से स्टेट से कौन से प्रोडक्ट कहां पे कैसे कैसे जा रही है फ्रेंड्स। कितना विजनरी है हमारा जीएसटी, कितना दूर का सोच के इसको यहाँ पे बनाया गया है। क्लियर? HSN कोड, डिजिट्स कितने होंगे? 8, पर 8वां डिजिट हमारे जीएसटी में कंपल्सन नहीं है। हमारे जीएसटी में एक ओवरव्यू उनको चाहिए था, सो डिजिट्स को थोड़ा सिंप्लीफाई किया, बिकॉज प्रैक्टिकली 8 डिजिट, एक छोटा दुकानदार होगा, एक छोटा शॉपकीपर होगा, वो 8 डिजिट 500 प्रोडक्ट उसके पास होगी, 400-500 प्रोडक्ट उसके पास होगी, क्या सारा याद रख पाएगा? नॉट पॉसिबल। उसके पास कंप्यूटर सिस्टम हो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, पर कंप्यूटर सिस्टम हर एक के पास थोड़ा और जरूरी है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया कि कितने डिजिट्स आप मेंशन करेंगे HSN कोड के, वो डिपेंड करेगा आपका टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर।
मतलब लास्ट ईयर आपने क्या किया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि करंट ईयर में आप आपके इनवॉइस में ये 8 में से कितने डिजिट मेंशन करने वाले हो। एक आध प्रोडक्ट आपको HSN कोड बताऊं, आपको ज्यादा पता चलेगा। HSN कोड ऑफ लेटर से मोबाइल, तो ये देखो मोबाइल का HSN कोड आ गया बेटा, देखो 8517 ये हो गया मोबाइल का HSN कोड। चार्जर 8504, ईयरफोन 8518, लिथियम आयन बैटरीज 8506। थोड़ा डिटेल में जाना हो तो भी आपको बताऊं, देखो डायरेक्टली जीएसटी के रेट आ गए। गवर्नमेंट ने जोरदार बात क्या बताई पता है बेटा, ये मोबाइल जो HSN कोड था ना उसके बाजू में जीएसटी के रेट्स भी लिख दिए, तो ऑटोमेटिकली आप HSN कोड याद रखो, तो मतलब HSN कोड आपके सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करो, बाजू में उसका रेट भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको रेट ढूंढने की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। ये उसके HSN कोड है, मैं आपको 8 डिजिट वाला HSN कोड बताऊं, एक मिनट। हाँ फ्रेंड्स, ये रहा HSN कोड। उसका है ना बाइफर्केशन ऐसे होता है, चैप्टर सब चैप्टर ऐसे उसका बाइफर्केशन हमारे वहां पे होता है। एक मिनट हाँ फ्रेंड्स, देखो आपको बताऊं HSN कोड, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड। जीएसटी में ये सुविधा है कि आप सर्च कर सकते हो कोई भी गुड्स का सर्विस का HSN कोड। चलो सर्विस डालते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उसके लिए होगा हमारे पास SSC कोड, सर्विस अकाउंटिंग कोड। गुड्स के लिए कौन सा कोड होगा बोलो बेटा, HSN कोड। गुड्स के लिए HSN कोड, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड। सर्विस के लिए कौन सा होगा, SAC मतलब सर्विस अकाउंटिंग कोड। ओके, चेक कर, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज। हमको ये कोड यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, 564886 करता हूँ सर्च। नाइन नाइन एट, अरे 994050, हो जाओ सर्च। देखो बेटा ये रहा उसका HSN कोड, मिला 998222, 6 डिजिट हो गए उसके, 998222, ये हो गया उसका HSN कोड। क्लियर आपको? चलो और दो तीन आपको बताता हूँ, देखो गुड्स में ढूंढते हैं। गुड्स में सपोज टेलीविजन, कोई प्रोडक्ट आ गई है, पता नहीं कौन सी है, देख लेते हैं। देखो ये रहा उसका HSN कोड 69089020, ये 8 डिजिट वाला HSN कोड है। कभी कभी कोई प्रोडक्ट में 6 होते हैं, बट मैक्सिमम डिजिट कितने होंगे बोलो बेटा हमारे वहां पे 8। कभी कभी 6 भी होंगे, कभी कभी 8 भी होंगे, बट ये कौन सा है जरा चेक करो, इट इज 8 डिजिट HSN कोड 69089020, ये बना हमारा पूरा HSN कोड बेटा। बोलो क्लियर, डन। तो इसमें से कितने डिजिट में मेंशन करूं, लो कहता है ये 8 डिजिट के 6 डिजिट आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। डिजिट्स कितने होंगे डिपेंडिंग अपॉन योर टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। देखो बेटा आपका टर्नओवर जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अप टू 5 करोड़ है, मतलब जो आपका टर्नओवर लास्ट का अप टू 5 करोड़ होगा तो थोड़ा रिलैक्सेशन होगा, आपको चिंता नहीं करने की। B2B सप्लाईज मतलब ये हुआ बिजनेस टू बिजनेस सप्लाईज, मतलब आपका रेसिपिएंट कैसा है, रजिस्टर्ड। बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई का मतलब क्या हुआ बोलो बेटा, हमारा रेसिपिएंट कैसा होगा बोलो फटाफट, रजिस्टर्ड। तो आप जो डिजिट मेंशन करोगे वो डिजिट कितने होंगे बोलो बेटा हमारे वहां पे 4। जो B2C सप्लाई होगा मतलब रेसिपिएंट कैसा है बोलो बेटा हमारा वहां पे अनरजिस्टर्ड। रेसिपिएंट कैसा है बोलो बेटा हमारे वहां पे अनरजिस्टर्ड। तो उस केस में आप 4 डिजिट मेंशन करो, पर वो ऑप्शनल नेचर में, करना हो तो करो, ना करना हो तो भी चलेगा। क्लियर, डन, यस नो यस। Now, if your turnover in preceding financial year is exceeding 5 करोड़, तो आपका B2B सप्लाई हो कि B2C सप्लाई हो, मतलब आपका रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होकर अनरजिस्टर्ड, उससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो डिजिट आप मेंशन करेंगे वो डिजिट कितने होंगे बोलो बेटा हमारे वहां पे 6। क्लियर, डन। तो ये 4 डिजिट है, जो 6 डिजिट है 8 में से वो पहले 6 के लास्ट वाले 6,
कोई भी चार के पहले वाले चार, तो जो पहले चार होंगे, पहले 6 होंगे, वो डिजिट आपको मेंशन करने पड़ेंगे। कोई भी चार के लास्ट वाले चार नहीं, इट इज पहले चार पहले 6, पहले चार पहले 6 आपको मेंशन करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो इट इज फर्स्ट 4 डिजिट और फर्स्ट 6 डिजिट्स। चलो शुरू हो जाओ। HSN कोड सिंपल वर्ड्स में क्या बोलेंगे? हसीना कोड। कितने डिजिट होंगे? जनरली 8, कभी कभी 6 भी होंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलो शुरू हो जाओ। ये HSN कोड कितने डिजिट मेंशन करने पड़ेंगे? पहले फुल फॉर्म बताओ। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड। सर्विस के लिए हो गया हमारे पास सर्विस अकाउंटिंग कोड, बट दोनों को मर्ज करके HSN कोड बोलो तो भी चले। चलो शुरू हो जाओ। कितने डिजिट में मेंशन करूं? तो कि डिपेंडिंग अपॉन योर टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जो आपका लास्ट का टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीस होगा तो B2B में 6 डिजिट, B2C में 6 डिजिट ऑप्शनल। क्लियर? सॉरी 4 डिजिट। B2B में इट वाज 4 डिजिट कंपलसरी एंड B2C में इट वुड बी 4 डिजिट ऑप्शनल। एंड जो आपका लास्ट का टर्नओवर एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपीस हो गया तो फ्रेंड्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे कितने डिजिट? इट वुड बी 6 नंबर ऑफ डिजिट जो आपको मेंशन करने पड़ेंगे। B2B सप्लाई B2B हो के B2C हो, उससे बाद में हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है फ्रेंड्स। बोलो रूल नंबर 46, इनवॉइस में कंटेंट्स क्या क्या होना चाहिए उसका लिस्ट हम अभी यहाँ पे देख रहे थे। चलो फटाफट 1 2 3 स्टार्ट। नाम, एड्रेस, नंबर ऑफ सप्लायर। बाद में बोलो क्या आएगा? सीरियल नंबर। बट डिजिट कितने मैक्सिमम होंगे? बोलो 1 6 16 इट शुड बी यूनिक फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। बाद में आएगा डेट ऑफ इट्स इश्यू। बाद में रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा तो नाम, एड्रेस, नंबर। रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होगा उसको 200 में डिवाइड कर दिया 50,000 और मोर तो नाम, एड्रेस, डिलीवरी का लोकेशन, स्टेट, उसका कोड जो 50,000 से कम होगा हम क्या करेंगे? रिक्वेस्ट। क्लिक नाम लिखो ना प्लीज, प्लीज नाम लिखो ना, हम ऐसे रिक्वेस्ट करेंगे। बाद में आएगा हसीना कोड डिपेंडिंग अपॉन टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। लास्ट का टर्नओवर आपका जो अप टू 5 करोड़ होगा तो B2B में 4, B2C में 4 ऑप्शनल। लास्ट का टर्नओवर 4 करोड़ के ऊपर, सॉरी 5 करोड़ के ऊपर गया तो 6 डिजिट आप मेंशन करेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ B2B के B2C सप्लाईज। एक डाउट आपको पूछूंगा जिसका चैट बॉक्स में आप आंसर लिखेंगे। डाउट पूछो उसके पहले वापस एक बार बता देता हूं। जो मेरा टर्नओवर लास्ट का अप टू 5 करोड़ होगा तो B2B में मेंशन करूंगा 4 डिजिट, B2C में 4 डिजिट ऑप्शनल। लास्ट का टर्नओवर एक्सीडिंग 5 करोड़ होगा तो 6 डिजिट कंपलसरी इररिस्पेक्टिव B2B के B2C सप्लाईज। फ्रेंड्स मेरा तो फर्स्ट ईयर क्वेश्चन, मेरा चैट बॉक्स में आंसर आपका। फ्रेंड्स मेरा तो फर्स्ट ईयर लास्ट कुछ टर्नओवर था ही नहीं तो बच्चे क्या करूं? 4 के 6। चैट बॉक्स में आंसर फटाफट। अब डाउट समझे मेरा? लास्ट का टर्नओवर तो कंपेयर करूंगा ना अप टू 5 एक्सीडिंग 5। लास्ट का टर्नओवर कुछ था ही नहीं मेरे पास। लास्ट ईयर तो मेरे पास कोई टर्नओवर था ही नहीं तो क्या करूं? 4 में जाऊं कि 6 में जाऊं? चलो 4 के 6 फटाफट लिखना शुरू करो। बोलो 4 के 6। लास्ट ईयर कुछ नहीं था मतलब क्या था? 0 था। 0 का मतलब क्या हुआ? अप टू 5 करोड़, एक्सीडिंग 5 करोड़ डेफिनेटली इज गोइंग टू बिकम फ्रेंड्स अप टू 5 करोड़। एंड इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में B2B में 4 कंपलसरी होंगे, B2C में 4 क्या हो जाएंगे? ऑप्शनल। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अभी की जर्नी फटाफट हो जाएगी खत्म। नेक्स्ट आएगा बेटा हमारा डिस्क्रिप्शन। जो भी गुड्स का सर्विस आप बेच रहे हो उसका डिस्क्रिप्शन, मतलब ये कंप्यूटर है, ये प्रोजेक्टर है, ये वॉच है, ये लेटर से XYZ प्रोडक्ट है, तो वो आपका डिस्क्रिप्शन आप मेंशन करोगे। कितने पॉइंट हो गए? 7। बोलो फर्स्ट नाम, एड्रेस, नंबर ऑफ सप्लायर। बाद में आएगा सीरियल नंबर। बाद में आएगा डेट ऑफ इट्स इश्यू। बाद में रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा तो नाम, एड्रेस, नंबर। रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होगा 200 में डिवाइड करो। वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000 और मोर तो फ्रेंड्स हमारे वहां पे नाम, एड्रेस, डिलीवरी का लोकेशन, स्टेट, उसका कोड 50,000 से कम होगा हम क्या करेंगे? रिक्वेस्ट। बाद में आएगा हसीना कोड। बाद में आएगा डिस्क्रिप्शन। आगे की जर्नी बहुत सिंपल, चेक करो फ्रेंड्स। नेक्स्ट आएगा क्वांटिटी इन केस ऑफ गुड्स एंड यूनिट। ओके, क्वांटिटी मतलब 5 क्वांटिटी, 6 क्वांटिटी वगैरह। यूनिट का मतलब डजन में है, टन में है, किलोग्राम में है। कोई जनरल क्वांटिटी ना हो, उसका कोई यूनिक क्वांटिटी हो कोड, मतलब कोई प्रोडक्ट ऐसी हो, एग्जांपल कहते हो भाई यूरेनियम, तो हमको नहीं पता किलोग्राम में आता होगा कैसे आता होगा, तो उसका कोई यूनिक क्वांटिटी कोड भी डेफिनेटली हमारे वहां पे हो सकता है फ्रेंड्स। तो क्वांटिटी एंड उसका लेटर से यूनिट। ओके, नेक्स्ट आएगा बेटा हमारे वहां पे टोटल वैल्यू, मतलब गुड्स की जो टोटल वैल्यू होने वाली है वो हमारे वहां पे मेंशन करेंगे। उसमें कोई डिस्काउंट आपने प्रोवाइड किया होगा, उसमें कोई अबेटमेंट मतलब डिस्काउंट आपने प्रोवाइड किया होगा, तो उसको हम क्या करेंगे? माइनस। याद करो, वाइल सप्लाई डिस्काउंट हुआ सेक्शन 15 सबसेक्शन 3, वाइल सप्लाई डिस्काउंट हुआ, बोलो क्या करेंगे उसको? माइनस। बाद में आएगा बेटा बहुत सिंपल है ये सब, रेट ऑफ टैक्स, मतलब सी का रेट कितना, एस का रेट कितना, आई का रेट कितना, यू का रेट कितना, जीएसटी कंपेंसेशन सेस कितना, वो भी हम हमारे इनवॉइस में मेंशन करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो क्वांटिटी, वैल्यू, डिस्काउंट, बाद में रेट ऑफ टैक्स। रेट ऑफ टैक्स को मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ तो हमको क्या मिलेगा? अमाउंट ऑफ टैक्स। अमाउंट ऑफ टैक्स सी का कितना, एस का कितना, आई का कितना, यू का कितना, एंड जीएसटी कंपेंसेशन सेस भी कितना। चलो क्वांटिटी, वैल्यू, डिस्काउंट, बाद में रेट ऑफ टैक्स, बाद में अमाउंट ऑफ टैक्स। एक दिन समझाया था प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन हुआ है वो लोकेशन क्या होगा? बोलो प्लेस ऑफ सप्लाई। इसको हम कंपेयर करते हैं सप्लायर के लोकेशन के साथ फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई एज इट इज इंट्रास्टेट सप्लाई के इंटरस्टेट सप्लाई। इंट्रा होगा तो टैक्स होगा सी प्लस एस और यू, एंड इंटर में कौन सा टैक्स होगा? बोलो फटाफट, आई, जीएसटी। तो फ्रेंड्स यहां पे आएगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई
along with name of state in case place of supply is interstate supply let us say or commerce। मतलब जो हमारा interstate supply होगा तो हमको मेंशन करना पड़ेगा place of supply कौन सा होने जा रहा है फ्रेंड्स। यस नो यस, चलो शुरू हो जाओ। क्वांटिटी, वैल्यू, डिस्काउंट, बाद में रेट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स, प्लेस ऑफ सप्लाई। फ्रेंड्स नेक्स्ट आएगा एड्रेस ऑफ डिलीवरी इफ द सेम इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई से एड्रेस का डिलीवरी अलग हो तो वो आपको अलग से स्पेसिफिक मेंशन करना पड़ेगा जिससे सप्लायर को पता चले कि भाई इस लोकेशन के ऊपर मुझे गुड्स डिलीवर करने हैं फ्रेंड्स। क्लियर? चलो क्वांटिटी, वैल्यू, डिस्काउंट, बाद में आएगा रेट ऑफ टैक्स, बाद में आएगा अमाउंट ऑफ टैक्स, बाद में प्लेस ऑफ सप्लाई, एड्रेस ऑफ डिलीवरी। बाद में मेंशन करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, आइदर योर payment is governed by forward charge mechanism और your payment is governed by reverse charge mechanism। फ्रेंड्स फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में क्या होगा, सप्लायर जीएसटी पे करेगा, रेसिपिएंट के ऊपर बर्डन होगा। बट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कौन जीएसटी पे करेगा, रेसिपिएंट जीएसटी पे करेगा। बर्डन में किसके ऊपर रहेगा, बोलो बेटा रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट को बताना तो पड़ेगा ना, ये रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट तू जीएसटी भरने के लिए लायबल है, तू जीएसटी भरने वाला है, ऐसा रेसिपिएंट को बताना तो पड़ेगा ना। तो रेसिपिएंट को हम बताएंगे इनवॉइस में कि वेदर टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और नॉट। मतलब जो टैक्स हमारा आरसीए में फॉल होता होगा तो हम रेसिपिएंट को बताएंगे रेसिपिएंट भरना हो जीएसटी। एंड नेक्स्ट आएगा बेटा हमारे वहां पे सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर फ्रेंड्स ऑफ सप्लायर और हिज ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। मतलब फाइनली हम इनवॉइस के ऊपर क्या करेंगे, सिग्नेचर, जिससे ये लीगल डॉक्यूमेंट है ऐसा प्रूव हो जाए। सिग्नेचर ना हो तो डिजिटल सिग्नेचर भी हमारे वहां पे डेफिनेटली चलेगी फ्रेंड्स। एंड लास्ट आएगा हमारे वहां पे जो अमेंडमेंट है, इट डिस्पेंड्स क्यूआर कोड। ये क्या होता है उसको हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे चैप्टर ई इनवॉइसिंग में। सो अभी उसकी कोई खास चर्चा मुझे करनी नहीं है बिकॉज तब जाके बहुत डेफ में डिस्कस करने वाले हैं। अभी ओरल बताऊंगा तो भी मजा नहीं आएगी मुझे, तो अभी ऐसा याद रखो क्यूआर कोड इफ एप्लीकेबल, इफ हर केस में एप्लीकेबल नहीं होता बेटा, बट इफ एप्लीकेबल आपको वहां पे प्रिंट करना पड़ेगा क्यूआर कोड एज वेल। बोलो क्लियर? ये 17 डिटेल्स हमारे इनवॉइस में होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए एज पर रूल नंबर 46। एक लास्ट बार इस लिस्ट को बोल के हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे बेटा। चलो शुरू हो जाओ। नाम, एड्रेस, नंबर ऑफ सप्लाई, बाद में आएगा सीरियल नंबर, डिजिट्स कितने होंगे, 16 कैरेक्टर्स हमारे वहां पे होंगे, यूनिक होने चाहिए फॉर फाइनेंशियल ईयर। डेट ऑफ इट्स इश्यू, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा तो नाम, एड्रेस, नंबर, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होगा 200 में डिवाइड कर दिया। वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000 और मोर है तो नाम, एड्रेस, डिलीवरी स्टेट, उसका कोड। वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस देन ₹50,000 है, हम रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज लिखो, प्लीज लिखो, हम ऐसे रिक्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट आएगा बेटा हसीना कोड, कितने डिजिट मेंशन करो, डिपेंडिंग अपॉन योर टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जो आपका लास्ट का टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो B2B में मेंशन करेंगे 4 डिजिट, B2C में 4 डिजिट ऑप्शनल होंगे। तो आपका लास्ट का टर्नओवर एक्सीडिंग ₹5 करोड़ है तो B2B हो के B2C हो मेंशन कितने होंगे डिजिट 6। नेक्स्ट आएगा बेटा हमारे वहां पे डिस्क्रिप्शन, नेक्स्ट आएगा क्वांटिटी, टोटल वैल्यू, डिस्काउंट, रेट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स, प्लेस ऑफ सप्लाई, एड्रेस ऑफ डिलीवरी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड लास्ट में क्या आएगा बोलो सिग्नेचर। एंड उसके बाद जो कोई कोई केस में एप्लीकेबल होगा, कोई कोई केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, इट विल बी क्यूआर कोड। बोलो क्लियर है पक्को? तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया ये इंपॉर्टेंट छोटा सा पॉइंट है, आई थिंक वो ब्रेक के बाद ही डिस्कस करते हैं, बट अभी तो हमने जो डिस्कस किया वो मैंने आपको वापस एक बार बता देता हूं। इट इज सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 एंड रूल नंबर 46 फ्रेंड्स। क्लियर? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बाद में वापस एक बार इस चैप्टर को थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी वेरी मच।